में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है, खासकर जब जब हम जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। एक सही दशा और दिशा की जरूरत होती है कि कोई हमें एक ऐसा मेंटोर मिल जाए, कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाए और एक अच्छा टीचर मिल जाए, तो शायद जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर ये तमाम खासियत, तमाम क्वालिटी किसी एक शख्स में मिल जाएं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। देश में हर मुद्दे पर मुखरता से अपनी आवाज रखने के लिए जाने जाने वाले सैकड़ों हजारों छात्रों के मेंटोर, एक शानदार मोटिवेशनल स्पीकर जो बेहद ही आसान भाषा में समझाते हैं और वो सीधे यूथ को कनेक्ट करते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किन का जिक्र कर रहा हूं। आज न्यूज इंडिया के साथ मौजूद हैं देश के जाने माने शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर, मेंटोर अवध ओझा सर। सर, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, पूरा देश जानता है अवध ओझा जो हैं वो एक बहुत शानदार टीचर हैं, शानदार शिक्षक हैं। लेकिन जब वो YouTube पर देखते हैं तो वो, अगर आसान भाषा में कहूं तो कहते हैं कि कुछ लोग जो कि बकैती करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान बांटते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार मोटिवेट करते हैं, कुछ कहते हैं बहुत सीखने को मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले खबर आई राजनीति में जाना चाहते हैं। मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं, वास्तविकता में हु इज अवध ओझा? अवध ओझा जी से ही जानना चाहता हूं, कौन है अवध ओझा? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। अब भगवान कृष्ण को कोई कहता है छलिया है, कोई कहता प्रेमी, कोई कहता योद्धा है। दुर्योधन क्या कहता है? अब दुर्योधन की एक नजर है। अगर भगवान कृष्ण को हम बीच में खड़ा करें तो कई नजरों से हम उन्हें देख सकते हैं। एक नजर दुर्योधन की है कि ये ग्वाला वृंदावन का, तुम लोग इसको बहुत भाव देते हो, वो दुर्योधन की नजर है। लेकिन जब विदुर की नजर पड़ती है कृष्ण पे, कहते हैं प्रभु, विदुर की पत्नी उनको केले का छिलका खिला रही है और वो खुश है और वो खा रहे हैं। कह रहे हैं दुर्योधन का 56 भोग का आमंत्रण त्याग कर वो केले का छिलका खा रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, मैं सब कुछ हूं, ऐसा नहीं मुझे कोई मतलब कोई अपने, मुझे तो जो भी लोग बोले कुछ भी, कि भाई किसी ने कहा मुझे इनसे इंस्पिरेशन मिली, किसी ने कहा मेरे शिक्षक हैं, मेरा जीवन बदला, कोई बोला कट्टा रखना सिखाते हैं, हम सब सिखाते हैं। तुम क्या सीखोगे? अवध ओझा मतलब एक मॉल। बताओ, कोई पंसारी की दुकान थोड़ी है कि साहब सिर्फ तेल मिलेगा, साहब यहाँ सब कुछ मिलेगा। तुम बताओ तुमको क्या चाहिए? अवध ओझा मतलब कंप्लीट पैकेज। कंप्लीट पैकेज, जो चाहिए इस गैलेक्सी के बाहर का भी चाहिए तो दिलवाएंगे। सोलर सिस्टम तो बहुत छोटी सी चीज है। अगर उस बंदा कहे कि साहब गैलेक्सी के बाहर, तो है जुगाड़ मेरे पास, है ऐसे ऐसे लोग हैं जो काम हो जाएगा। क्योंकि ये भी बात आई थी बीच में, कुछ लोग कह रहे थे कि अवध जी अपनी क्लास में, ऑनलाइन क्लास में कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं जब छात्र अपने आप को, क्योंकि गर्ल्स भी बैठी होती है, बॉयज बैठे होते हैं, तो अनकंफर्टेबल सा महसूस करते, कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं। जिस देश में हर दीवार पे लिखा हुआ है निराश पुरुष मिले, लगभग जिस देश में रेलवे कंपार्टमेंट में वॉशरूम का जो डिब्बा उसमें चेन बांधी जाती हो, वहां का आदमी नैतिकता की बात करता है। और मेरे सारे वीडियो हैं, मौजूद हैं। आज की डेट में जो सबसे बड़ी चुनौती युवा के सामने है, मैं व्यक्तिगत तौर पर यहां पर कहना चाहता हूं, आचार्य रजनीश की किताब, उस पर मैं शो करने जा रहा हूं, पूरी किताब ही पढ़ाने जा रहा हूं जी। संभोग से समाधि जी, पूरी किताब पढ़ाने जा रहा हूं। उस किताब का जो कवर पेज है उस पर एक लाइन लिखी है छोटी सी जी, जीवन ऊर्जा के रूपांतरण का विज्ञान जी। आपकी जो जीवन ऊर्जा है उसके रूपांतरण का विज्ञान। अच्छा, अगर मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ाता तो थोड़ा सा बात मानी जाती कि बच्चे हैं, बच्चों के सामने आप सारी बातें नहीं कर सकते हो। मैं तो आईएएस के लड़कों को पढ़ाता हूं जो दुनिया के सारे कर्मकांड कर चुका होता है, वही यहां आता है। वो अनकंफर्टेबल कैसे फील करेगा? और अगर वो कर रहा है तो फिर वो गलत जगह बैठा हुआ है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर वो गलत जगह। अच्छा, एक चीज बताइए कि ऐसा
अवध ओझा क्या पढ़ाते हैं जो और लोग नहीं पढ़ाते? दूसरों से ज्यादा आपके पास ऐसा उनको क्या मिलेगा? क्यों आए बच्चे आपके पास? मैं पढ़ाता कहाँ हूँ? यही तो सबसे मेरे ऊपर सबसे बड़ा आरोप क्या है कि अवध ओझा, जो आदमी कह रहा है अवध ओझा पढ़ाते हैं, मैं तो पढ़ाता ही नहीं। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। मेरे पास आते हैं लड़के पॉलिटिकल साइंस से एमए किए हुए लड़के, मैं कहता हूँ यार एक बात बताओ, मार्क्स को भगवान क्यों मानते हैं कम्युनिस्ट? सर मार्क्स सर लाल रंग का झंडा बनाया था। एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन पॉलिटिकल साइंस। एक लड़की आगरा से आई थी, मुझे उसका नाम नहीं याद है, वो भी क्लास 12th की बच्ची थी। वो एकमात्र लड़की मेरे अब तक के कैरियर में जिसने मुझे थोड़ा सा सही जवाब दिया था, थोड़ा सा। अब मैं क्या करता हूं कि मैं बताता हूं कि देख भैया, पढ़ाई एक इतनी प्यारी चीज है जिसका काम है ह्यूमन माइंड को खोलना। कुछ लोग बाय बर्थ खुला लेके पैदा होते हैं, कबीर उनमें से एक है। उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनका जो ये आई है विजन है वो बड़ा प्यारा है। उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके दोहों से अगर कोई आदमी पढ़ता है तो वो चाहे हार्वर्ड का हो और चाहे अवध यूनिवर्सिटी का हो, प्रभावित जरूर होता है। वीवर, जैसे कोई लोग पूछते ना कि भैया जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, कितने प्यार से उन्होंने समझाया कि वृक्ष कबहु न फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। परमार्थ के काम के लिए साधु। लेकिन आप परमारथ कब कर सकते हो? जब आप अपने अंदर की शक्ति से जुड़ चुके हो। कोई भिखमंगा थोड़ी परमारथ कर पाएगा। भाई डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा के एक उच्चतम ऊंचाई पर पहुंच गए। उनको लगा कि अबे सब कुछ मेरे पास है अब। तब उन्होंने क्या किया? परमार्थ किया। वो अपने लिए नहीं जिए, वो दूसरों के लिए जिए। नहीं, बहुत से लोग से ये कहते हैं ना कि अपने पास इज्जत तो बहुत है। अरे वो सब दूसरे लोग हैं। तो मैं शिक्षा की बात कर रहा था। मैं क्या करता हूं, तो मैं करता यह हूं कि मैं एक डायग्राम बनाता हूं कम मार्क्स पे। प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड के नीचे लिखता हूं लैंड, ऊपर लिखता हूं फ्यूडल लॉर्ड्स। मॉडर्न वर्ल्ड के नीचे लिखता हूं कैपिटलिस्ट, ऊपर लिखता हूं इंडस्ट्री। मार्क्स ने कितनी प्यारी बात कही कि द सेक्शन इन द सोसाइटी विच कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो द रूलिंग क्लास इन द सोसाइटी। अब प्री मॉडर्न वर्ल्ड में लैंड किसके पास है? फ्यूडल लॉर्ड्स के पास है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी उनके पास है और वो रूलिंग क्लास भी है। आज कैपिटलिस्ट, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी उनके पास है, वो रूलिंग क्लास भी है। भाई इंडिया में अगर दो ए चाह लें, अंबानी अडानी, तो मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे। अगर वो चाह ले कि भाई यार तुम यार बड़ी मजेदार बात कर रहे हो, चलो बनाओ, बनोगे? जी जी जी, कल बना देंगे कैपिटल। तो मैं क्या करता हूं, अब मार्क्स ने एक इमेज दी मजदूरों को बताया, दिखाया कि तुम्हारे पास कोई पावर ही नहीं है। जिसके पास शक्ति नहीं है उसका शोषण होगा। वर्किंग क्लास इज अ क्लास विच इज विदाउट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। जी। मजदूर के पास ना तो आर्थिक शक्ति है और ना प्रशासकीय शक्ति है, तो शोषण होगा ही। बिल्कुल। तो मजदूरों ने कहा कि मार्क्स भाई किया क्या जाए? तो बोले यार तुम लोग काम करो, यूनाइट हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा तो 95% पॉपुलेशन है, और ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अपने पास ले आओ। जैसे ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारे पास आएगा, तुम रूलिंग क्लास में बदल जाओगे। अब ये फॉर्मूला दिया किसने? कार्ल मार्क्स ने। इसको प्रैक्टिकली किसने साबित किया? लेनिन ने। 1917 रशियन रेवोल्यूशन। मेरा काम है लोगों को दिखाना। पढ़ के तो बहुत आए। पूछता हूं मैं, आते हैं मिलने मुझसे काउंसलिंग में, सर आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर आईएएस एंड दिस ईयर आई हैव टू क्वालिफाई। मैं कहता हूं एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नहीं है क्या? ये तो नहीं पता है। आदमी की बुद्धि पढ़ लेता है। ये ग्रेजुएशन का आदमी इस तरह का जवाब दे रहा है। मैंने कहा शेख हसीना जी आई हैं बांग्लादेश से। हाँ आई हैं। किस पार्टी से? कौन सी पार्टी उनकी वहां बांग्लादेश में? पार्टी ने पार्टी है भाई। और वो ये कहते हैं कि इस साल हम निकाल लेंगे। हाँ, कहना सर आई हैव टू क्वालिफाई। तो अगर हमने इस बार क्वालिफाई नहीं किया तो मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो जाएगी। मैंने कहा भाई दूसरे से कर लेना, कोई लड़कियों का शॉर्टेज थोड़ा है इस देश में। इस पे भी हम बात करेंगे। एक यही, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं हु इज अवध ओझा एक्चुअली, क्योंकि 19 साल 19 केस,
गली मोहल्ले में अगर पुलिस एक किसी लड़के को उठा गया उसका ब्याह ना हो, यहाँ तो आप आईएएस को पढ़ा रहे हैं, पूछते नहीं है कुछ आपसे आने के बाद। ऐसा है, हीरा जो है वो कोयले की खान में पाया जाता है। हीरे से उसका इतिहास नहीं पूछा जाता, उसकी उपयोगिता देखी जाती है, उसकी चमक देखी जाती है। मतलब अब अगर कोई हीरे से जाकर ये कह दे कि तुम तो पहले कोयला थे, हाँ तो मैं 3200 डिग्री सेल्सियस बर्दाश्त भी तो किया हूं। ऐसे थोड़े घी बनता है, उसमें नींबू पड़ता है, खट्टापन पैदा होता है, फिर वो मथा जाता है, श्रम करना पड़ता है, फिर उसको टेम्परेचर देना पड़ता है। 3 चीजें व्यक्ति को बदलती हैं। एक जीवन में अवसाद, जिससे आज का युवा भागता है, मामा के यहाँ गए थे, सब गाली दे रहे थे, अरे वही तो मोटिवेशन है। जो गाली नहीं सुनेगा, राहुल जी 20 साल सुने, राहुल गांधी जी, फिर जागे, फिर भागे, फिर जब भागे तो प्री क्वालिफाई किए, 99 सीट पाए। यानी कितना बड़ा मैसेज है कि जिंदगी राजा को भी नहीं छोड़ती। संघर्ष उसका अहम सिद्धांत है जी, कोई नहीं बचता। तो आपने उस एक्सीडेंट के बाद संघर्ष किया और फिर उसके बाद खुद को बदला। ये जो एक्सीडेंटली आपकी जबरदस्ती फॉर्म चपेट दिया था कि भाई ले फॉर्म भर दे, मैं एक्स्ट्रा खरीद लाया हूँ, वही मेरे एक दोस्त है, वहीं से बदल गई जिंदगी, वहां से बदली। और बिल्कुल मतलब जो मेजर टर्नआउट हुआ वहीं से हुआ, क्योंकि अंबुज मिश्रा जी हैं मेरे, बहुत 12 साल हम साथ में पढ़े, और वो बेचारे इलाहाबाद का 2 फॉर्म ले आए, तो मुर्गा ढूंढ रहे थे, तो लगा, और मैं भी मुक्ति की तलाश में था। मेरी माता जी ने मुझको घर में हाउस अरेस्ट कर रखा था कि कहीं जाओगे नहीं तुम, बंद रहोगे अंदर। ये उस कांड की बात की जब आपने उसमें सिनेमा हॉल में गोली चला दी? हाँ, उसके कांड की बात। उस कांड के बाद आपको हाउस अरेस्ट कर लिया? उस बाद हाउस अरेस्ट कर लिया। लेकिन मम्मी ने जेल नहीं जाने दिया? नहीं जाने दिया। एक अपवाद केस था जिसकी एक ही दिन में जमानत हुई थी, मतलब एक ही दिन में जमानत लोअर कोर्ट में खारिज हुई थी, उसी दिन डेट पड़ी थी और उसी दिन सेशन कोर्ट में बेल ग्रांट हुई। केस कमजोर था कि मम्मी का प्रभुत्व ज्यादा था? प्रेम ज्यादा था लोगों का। अच्छा, लोग कोई गवाही देने नहीं आया? गवाही देना और भी इसको डर भी तो कह सकते हैं। नहीं, डर बिल्कुल। मम्मी इकलौती वकील थी उस वक्त गोंडा में, कौन वकील, महिला वकील वो भी? नहीं, डर वर बिल्कुल नहीं था। गोंडा के लोग मुझे बहुत मानते हैं और बड़ी मेरा बड़ा सम्मान करते हैं। ये सब नहीं कहेंगे तो सब कल ट्रोल करने लगे। नहीं, ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। आज तो आप आज तो शिक्षक है ना, तो उस वक्त आज अवध ओझा शिक्षक हैं, वो गोंडा वाला अवध, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो वो चला दी गोली कंटाप एकदम। नहीं तो उसका भी अपना एक इतिहास है ना भाई। आप बचपन में इस देश में लोग क्यों बदमाश बनते हैं, क्यों बदमाशी करते हैं, या बहुत सारे लोग इस देश को क्यों छोड़ देते हैं, उसकी सिर्फ एक वजह है कि इस देश में अगर आप सिर्फ शरीफ हैं, सिर्फ। कल मैं एक वीडियो देख रहा था नोएडा की, उसमें पार्किंग को लेकर उन्होंने मारा, पूरी गाड़ी ही तोड़ डाली। गाड़ी तोड़ दी, पता नहीं देखा आप लोगों ने, आप तो मीडिया वाले हैं। पूरी गाड़ी ही तोड़ डाली सिर्फ पार्किंग के मुद्दे को लेकर। अरे भाई छोटी सी बात थी, कोई बात नहीं। बैट, हॉकी, रॉड सब आपस में चल रहा था 2 लोगों में। मेरे साथ हो चुका। मैं एक बार गाड़ी पार कर दिया, वो मेरे बगल वाला आया, आते दरवाजा पीटा उसने, मैं निकला, है 7-8 साल पहले की बात। तो उसने कहा कि मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। तो मैंने उससे कहा भैया ब्रीड कौन सी है? अच्छा। क्योंकि ब्रीड के हिसाब से कुत्ते को डील किया जाता है। अच्छा। भैया हर ब्रीड की अलग अलग विशेषता है ना। जैसे जर्मन शेपर्ड है, बड़ा रॉयल सब ब्रीड है, रॉयल्टी डिमांड करता है वो, अच्छा डॉग माना जाता है। मतलब मेरे पास काफी समय से रहा वो, तो मैंने देखा उसके अंदर एक रॉयल्टी है। आप उसको पब्लिक के सामने कुछ मत बोलो, डिसेंटली बिहेव करेगा। और क्या समझ, तो मैंने कहा अगर इनका ब्रीड रॉटवेलर बदतमीज टाइप का डॉग है, मारे 2-3 हाथ खींच के तो सीधा बैठा रहता कि भैया नहीं करेंगे बदतमीजी, और देसी तो लात खाने के लिए है ही है। तो मैंने कहा, तो और नाराज हो गए, तो बदतमीजी कर रहे हो। मैंने कहा आप ही ने कहा है। तो जिस देश में लोग छोटी छोटी बात पर, मतलब जिस देश में लोगों को मजा आता है किसी को परेशान करने पे। भाई मेरे पिताजी, मैंने तो जो किया सो किया, मेरे पिताजी ने कौन सी बदमाशी कर दी, आज भी बेचारे घर पे हैं। उन्होंने तो मेरे ख्याल से किसी जानवर को गाली नहीं दी होगी,
उन्होंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा, एक चीज मैं पिताजी से याद आया, जब गोली चला के घर आए थे तो पिताजी ने कुछ नहीं कहा। घर कहाँ आए, फरारी में रहेगा आदमी। वो तो पता चला पिताजी को तो डांटे नहीं। नहीं, वो तो हमसे कहा है कि यार तुम चूंकि कला और शास्त्र दोनों चला लेते हो तो तुम भगवान बनने के रास्ते पे हो। ये जो बनाया बिगाड़ा वो सब पिताजी की ही देन है, वो सब उन्हीं की देन है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो खुशी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रफुल्लित बहुत है, चलो सही रास्ते पे जा रहे हो। तो सर, ये तो वो तमाम मुद्दे थे कि किस तरीके से गोंडा में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद फिर आपको अब दोस्त ने फॉर्म दे दिया, उसके बाद आप तैयारी शुरू कर दी। अब यहाँ एक बात आती है, जब आप तैयारी शुरू करने मुखर्जी नगर आए होंगे, करोल बाग या राजेंद्र नगर आए होंगे, अभी कुछ दिन पहले राजेंद्र नगर में एक हादसा हुआ, हमने बेबाकी से उसको कवर किया, हमने उसमें 3 चीज़ें देखी। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसमें लापरवाही किसकी थी। एक चीज़ तो ये निकलकर सामने आई, एक पक्ष ये कहता है कि छात्रों को सहूलियत मिलती थी तो वो नियमों को दरकिनार कर देते थे। दूसरी बात ये आई कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक इन द सेंस स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, तो उनको एडजस्ट करने के लिए नियमों को ताक पे रख दिया जाता है। और तीसरी बात ये निकल के आई कि यहाँ पर सारे IAS PCS की तैयारी करते हैं तो बड़े बड़े घराने के बच्चे भी आते हैं और मध्यम वर्ग के भी आते हैं और निम्न वर्ग के भी आते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं किसी की सिफारिश होती है तो सब एडजस्ट हो जाता है। उसमें प्रशासन की मिली भगत है, क्योंकि जो कोचिंग संचालक हैं उनके या तो स्टूडेंट बैठे हैं अधिकारी बन के, या उनकी धनक इतनी ज़्यादा है कि प्रशासन के आगे बेबस और लाचार नजर आता है। आप इस पूरे हादसे पर अपनी राय क्या रखते हैं? एक फिल्म आई थी वांटेड, तो सलमान खान बोलता है कि वो बोलता तुम किसके लिए काम करते हो, कहता मैं मनी भाई के लिए काम करता हूं। आज कहीं कोई रिश्ता उश्ता नहीं है, सब मनी भाई के लिए काम कर रहे हैं। तो जहां भी मनी भाई ज्यादा एक्टिव हो जाएगा वहां सिस्टम ताक पे जाएगा ही जाएगा। ये सारा मनी भाई का खेल है। लेकिन अब वो जान तो गई ना भाई, जिसके घर के वो बच्चे थे उनके घर पे कोई जाके देखे कि वो किस पीड़ा में होंगे और वो जीवन पर्यंत रहेंगे। वो कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई बुजुर्ग आदमी की डेथ हो गई। बुजुर्ग आदमी की डेथ आदमी को आहत करती है, लेकिन लोग मानते हैं कि भाई 90+ है तो मृत्यु का समय था, लेकिन जवान की डेथ माँ बाप को जीवन भर पेन देती है। मेरा मानना है हम सबको किनारे कर दें सारी बातों को। जब प्रशासन को पता है कि ये बच्चों का एरिया है, तो जब भी यहाँ वाटर लॉगिंग होती है तो आप कुछ एरिया जहां गैदरिंग है ना, गैदरिंग है, उनको प्रिकॉशन के तौर पे साफ रखें ना। अभी पानी भरा, फिर भर गया, फिर कोई दूसरी घटना घट जाएगी। सवाल ये नहीं है कि सिस्टम या कौन दोषी है, वो तो हम उसकी तो बात ही नहीं करते। हम ये कर रहे हैं कि ठीक है कोई भी दोषी, हम दोष ढूंढेंगे तो अगला 200 साल तो दोष ही ढूंढने में चला जाएगा कि ओरिजिनल गलती किसकी थी। सवाल ये है कि जहां आपको पता है कि सेंसिटिव एरिया है, पेट्रोल पंप पे क्यों कहते हैं माचिस मत जलाना, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है। तो जब आपको पता है कि यहाँ स्टूडेंट कंसंट्रेशन ज्यादा है और आप पैसा लेते ही हो, यहाँ के मकान मालिकों से मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ इस मंच से कि भाई साहब, आप जिन बच्चों को परेशान करते हो ना, आपके घर का भोजन उन बच्चों के पैसे पे चलता है। और ये नियम है धरती का कि जिसके बल पर आप खाते पीते हो, कम से कम उसे तो ना परेशान करो। ये एक बात और निकल कर आई, ये हादसा जब हुआ तो उसके बाद जो हाउस ओनर्स थे और जो लाइब्रेरी चलाते थे, उन्होंने अपने रेट डबल कर दिए सर। बिल्कुल कर दिए। बहुत लड़के परेशान हैं, बहुत ज़्यादा लड़के बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त। तो मैं यही कह रहा था कि सरकार को, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यार ये सब सेंसिटिव एरियाज हैं, इन पे थोड़ा सा प्रिकॉशन रखा जाए। अगर वो प्रिकॉशन की नीति के तहत काम करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, होता ही नहीं। इतने बड़े देश में अब हम सोचे कि हम ऐसी ट्रेन चलाएं जिसमें सबको सीट मिले, तो वो संभावना नहीं है। अब तो लोग आपसे भी सवाल करेंगे क्योंकि आपने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया है। हमें तो बेसमेंट इसकी मिल रही थी, गुप्ता जी दे रहे थे। वो तो कितनी, भगवान का कितना शुक्र है, नहीं तो पहला छापा तो मेरे ऊपर ही पड़ा। मतलब हमारी तो कोचिंग उस दिन सील ही हो जाती। भैया ये आवाज ओझा की है और उसमें कहते कि कुछ अनवांटेड चीज़ें भी मिली हैं, उसका भी खुलासा किया जाएगा। और हमारी तो कोचिंग ही बंद करवा। लेकिन उस वक्त प्रभु का आशीर्वाद था, उन्होंने कहा कि हम, और 2-4 लाख रुपए कम नहीं, आधा पैसा कम कर रहे थे कि आधा पैसा आप
आप बेसमेंट ले लो, क्योंकि बेसमेंट कोई लेने को तभी तैयार नहीं था, अब तो खैर वैसे भी वो खाली रहेगा। तो प्रभु के आशीर्वाद है कि मैंने बेसमेंट नहीं लिया, मैंने कहा नहीं हम अपना जो है सेकंड थर्ड फ्लोर ही लेंगे। कि एक सवाल ये खड़ा हुआ था कि आईएएस के बच्चों को, यूपीएससी के बच्चों को ड्रेनेज सिस्टम समझाने वाले टीचर अपने यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम में फेल हो गए, लेकिन आपने वहाँ पर ये सब सोचा, दिमाग लगाया, इसलिए मना कर दिया या फिर कोई और रीज़न था? नहीं, गुरु का आशीर्वाद था। मतलब वो गुरु का आशीर्वाद से ही सद्बुद्धि थी कि पैसे की चिंता मत करो। मुझे लगता था आज नहीं तो कल, क्योंकि मैंने बेसमेंटों में क्लास ली है ना। एक्चुअली मैं भुक्तभोगी हूँ। बेसमेंट में ऐसा होता है कि 2.5 घंटे पढ़ाने के अंदर आपका इतना दम फूलता है, बहुत ज़्यादा। मैं तो एक लंबे समय तक पढ़ाया हूँ बेसमेंट में, कई सारे इंस्टीट्यूट के क्लास बेसमेंट में थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि आधे घंटे की क्लास के बाद आपको बहुत दम लगाना पड़ता था। तो वो एक बहुत बड़ा आधार था बेसमेंट की क्लास ना लेने का। तो ये तमाम सारी बातें अब राजेंद्र नगर को लेकर हुई, आपने अच्छा कदम उठाया, 3rd फ्लोर पर है यहाँ पर, तो सारे नियम आपने सारे कंप्लाइंसेस पूरे किए हैं। अब हम देश के कुछ मुद्दों पे बात कर लेते हैं सर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बेहद, वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं, माइनॉरिटीज़ में हिंदू हैं। इसको लेकर के देश में कुछ लोग शांत हैं, अमेरिका में आवाज़ उठ रही है, ब्रिटेन में आवाज़ उठ रही है, लंदन में आवाज़ उठ रही है, लेकिन जब अपने देश में कुछ लोग शांत रहते हैं तब आवाज़ोजा क्या कहते हैं? मेरा एक वीडियो आया बांग्लादेश पे, मैंने आ गया मेरा वीडियो। इंडोनेशिया में हिंदू माइनॉरिटी में कोई बवाल नहीं होता, कोई बवाल होता ही नहीं। बांग्लादेश में क्यों होता है? बांग्लादेश की वजह है, एक्चुअली होता क्या है ना कि एक वर्ड है कोलैटरल डैमेज। कोलैटरल डैमेज तो इसीलिए कहते हैं कि जब पड़ोस के घर में आग लगे तो उसको बुझाओ, उसको आप बुझाओ। हमारे यहाँ जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी, मुस्लिम हमारे यहाँ माइनॉरिटी, तो अभी हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में सबसे अहम भूमिका निभाई। बांग्लादेश हमारा ऋणी है। मतलब ये कितनी विडंबना की बात है कि बांग्लादेश में जो खुद शोषण के खिलाफ लड़ा 1971 में, और कितना बुरा क्या हिंदू क्या मुसलमान सब मारे नहीं गए, और सबने मिलकर अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बांग्लादेश बना। भाई आज अमेरिका है तो वहाँ कोई भी रेफ्यूजी जाता है तो उसको शरण दी जाती है, क्योंकि वो रेफ्यूजियों से ही बना था। ऐसे बांग्लादेश शोषण की गोद में पैदा हुआ था, जिसमें मुसलमान सबसे ज्यादा शोषित थे। भाई वो कह रहे थे बंगाली भाषा को हमारी नेशनल लैंग्वेज बनाओ, यही तो मुजीबुर रहमान की मांग थी, बोले नहीं बनाएंगे। अब बंगाली का जितना लगाओ अपनी भाषा से किसी का भी होगा। तो जो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य यह लगता है कि जो बांग्लादेश सिद्धांत वसूल और शोषण के खिलाफ लड़ा और अपने आप को उसने जन्म दिया, उस बांग्लादेश में वो अपनी माइनॉरिटी की रक्षा नहीं कर पा रहा है। सब लड़े, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब लड़े। अब सवाल यह है कि पता नहीं, मैं तो मुसलमानों से बस एक बात कहता हूं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा है, मैंने कहा कि जिस जगह मुसलमान अगर रहते हैं और वहां किसी भी माइनॉरिटी के साथ बदतमीजी होती है तो अव्वल तो वो मुसलमान है ही नहीं, है ही नहीं। पहले तो उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि आप मुसलमान हो ही नहीं। निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, जितने सूफी हुए, इन सब ने तलवार के बल पर धर्म का प्रचार किया। आज भी दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर 80% गैर मुसलमान जाता है। अच्छा, बांग्लादेश में यह भी बात कही गई कि तख्ता पलट तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल हिंदुओं को वहां निशाना बनाना था। उससे क्या फायदा होगा? हिंदू को निशाना बना के उनकी जीडीपी बढ़ जाएगी। यही तो जाहिलियत आदमी को परेशान करती है। एक वर्ड है जाहिल, मैं बड़ा लाइक करता हूं उस वर्ड को। वो वर्ड इसलिए इतना प्यारा है। अनपढ़ तो ठीक, अनपढ़ बड़े अच्छे लोग होते, कबीर भी अनपढ़ है लेकिन कितना विजनरी आदमी। जाहिल वो होता है कि वो ऐसा तर्क देगा आपको अपने काम का। उसे पूछो यार सिगरेट क्यों पीते हो, कहता कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो आइंस्टीन पीता था? नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन बढ़ता है। खैनी को खाते हो? ये भैया बुद्धिवर्धक चूरन है। वो रिक्शा वाला पिछले जन्म से खा रहा, उसकी बुद्धि बढ़ नहीं रही है। ये जो जाहिल तबका होता है, जाहिल, इसके ऐसे ही तर्क होते हैं। इसके तर्क से पता चलता है कि शुद्ध।
अच्छा, आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम लगातार बढ़ रहे हैं हिंदुओं के मुकाबले, उनका घनत्व ज़्यादा हो रहा है। तो क्या ये स्कीम लानी चाहिए? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से जो बांग्लादेश में हुआ है पॉपुलेशन वाला, वो अब भारत में लोग क्या कह रहे हैं। भारत में एक किसान नेता हैं, उनका वीडियो भी वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि जैसा बांग्लादेश में वैसा तो भारत में भी हो सकता है। आज हर जनरेशन में एक जनरेशन कैपेसिटी होती है। जैसे हमारे पिताजी गोंडा से फैजाबाद अयोध्या साइकिल से जाते थे और उनके लिए वो मजाक था। जैसे वो हमसे कहते थे कि यार अयोध्या नहाए जाए थे भैया, शाम तक आएंगे, 50 किलोमीटर। आज की जनरेशन चाय पीने कार से जाती है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, आज के समय में एक बच्चा पैदा कर ले वही बहुत बड़ी बात है, संभाल ले वही बहुत बड़ी बात है, पाल पोस के बड़ा कर ले वही बहुत बड़ी बात है। अब 1970 का दौर नहीं है कि कोई भी खिला देगा। अब लोग अपने घर को नहीं खिला पा रहे, माँ बाप को ओल्ड एज होम में रख रहे हैं। माँ बाप, जो जनरेशन माँ बाप को ओल्ड एज होम में रख रही कि टेंशन ना हो, वहां जनसंख्या वृद्धि वो एक ठीक है। लालू जी का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है, कहते भाई वो तो खुद बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मेरा मानना है कि ठीक है, अगर सरकार जनसंख्या कानून लाती है तो मैं उसका कुछ बात बता रहे थे सर। नहीं, उनका खुद, मैं वही बता रहा था, उनका परिवार खुद ही इतना बड़ा है। भाई एक समय जब ये बात हुई कि बिल आने वाला है कि भाई जिनके 2 बच्चे हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं, तो लालू जी चूंकि हास्य व्यंग के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं है। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि साहब आपके तो इतने बच्चे, आपको तो वैसे ही डिबार कर देंगे, आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बोले मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे तो 2 ही हैं, बाकी सब जगन्नाथ मिश्रा के हैं। पत्रकार तो सब बोले अरे साहब कैसी बातें कर रहे हो। अरे बोले मेरा मतलब नहीं समझे, मेरे शासनकाल में सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा हुए। तो कानून पहले क्या था कि देश में किसी भी कानून को बनाने से पहले कानून का पैरामीटर देखा जाता है। हम चाइना तो है नहीं। अगर हम एक बच्चे की सिक्योरिटी देते हैं समाज को कि हम आपके बच्चे को, एक बच्चे को मेडिकली, पहले बच्चे क्यों ज़्यादा पैदा होते थे, 6-7 पैदा होते थे, उसमें कोई खसरा से मर गया, कोई चेचक से मर गया, कोई पोलियो से मर गया, कोई मलेरिया से मर गया, इसलिए ज़्यादा होते थे। अब चूंकि हेल्थ सिक्योरिटी बढ़ गई है, सरकार चीज़ों को बचाने में सक्षम है, तो वो चाहे तो उस पर स्टेप ले सकती है, सर्वसम्मति से वो चाहे तो उस पर स्टेप ले सकती है, कोई उसमें बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो रही है कि रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। अगर जनसंख्या बढ़ती है, हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो सबसे बड़ा खतरा ये है कि रिसोर्स, भाई पेड़ सारे कट जाएंगे। सबसे बात हम वही देख लें कि बिस्तर जमीन पे कोई सोने को तैयार नहीं है, तो पेड़ सारे कट जाएंगे। तो अगर जनसंख्या बढ़ी तो मुसलमान शासक बने ना बने, सब ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। पर ये बात मुसलमानों को भी सोचनी चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू सोचे, ये बात इस देश के हर आदमी को सोचनी चाहिए कि रिसोर्स अगर कम हुआ, नेचुरल रिसोर्स, पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, भोजन की शॉर्टेज हो जाएगी। चलो हम भोजन मान लेते हैं कि बहुत पैदा कर ले जा रहे हैं, भोजन हम छोड़ देते हैं, फिर रिसोर्स वन कम होते जाएंगे। भाई आप मकान बनाएंगे ना खेती के लिए, और सारे जंगल आप साफ करते चले आएंगे। आप अगर आपने सारे जंगल साफ कर दिए बसने के लिए, खाने के लिए, फिर क्या होगा इस देश का? फिर तो सिर्फ हिंदू मरेगा, मुसलमान भी मरेगा। तो व्यवहारिकता की दृष्टिकोण से इस देश के सभी तबके को इस बिल का समर्थन करना चाहिए। तो ये बांग्लादेश की बात रही, अब अपने देश की बात कर लेते हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदू बेटियों के साथ बर्बरता हो रही है, बांग्लादेश में के साथ पश्चिम बंगाल में भी वही हुआ। अभी देखा पश्चिम बंगाल में हुई घटना के बाद सर लगातार देश के अलग अलग राज्यों से जो खबरें सामने आईं वो विचलित करने वाली, परेशान करने वाली हैं। उस पर आप क्या कहेंगे, जो बच्चियों के साथ बर्बरता होती है? ऐसा है कि इस देश में जितनी मूलभूत समस्याएं हैं, उसका जो सबसे मूल कारण है, मूल 2 कारण, मैं उनको 2 कारणों में देखता हूँ। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है ही है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई। दूसरी बात, हमने ये जो चतुर्लिंगम मॉडल शिक्षा पैदा की ना,
इसको विस्तार से बताइए चतुर्लिंगम। चतुर्लिंगम मॉडल एक ऐसी शिक्षा है कि उस मॉडल पे पढ़ा हुआ व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। 3 इडियट मूवी आई थी ना, उस मॉडल का जो लड़का होता है वो 24 आवर डिप्रेस रहता है, नंबर उसके चाहे जितने आए। जैसे मैं अगर अपनी क्लास में सेकंड आया होता किसी जमाने में, तो मैं तो डीन के बगल एकदम सीना चौड़ा करके बैठा होता कि भैया मेरी तो रैंक ही आती थी 46, 47, इतने ही लड़के थे। वो रैंक आती थी ना क्लास में, तो रैंक आती थी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 11th, 12th, तो 47 लड़के थे, उसमें मेरी 46 रैंक आ जाती थी, 47 रैंक आ जाती थी। तो हमें तो उस बात पे बड़ी खुशी होती थी, भैया पास हो गए। और हमसे ज्यादा खुशी मेरे पिताजी को होती थी कि कमाल कर दिए दोस्त तुम। और जब मैं उस मूवी को देखा, 3 इडियट मूवी में देखा, रैंचो टॉप करता है और ये सेकंड आता है, एकदम मरे हुए पोजीशन में बैठा हुआ है। उस सीन को देख के मुझे लगता है कि अगर इस मॉडल से कोई पढ़ा हुआ व्यक्ति है ना, वो परिवार, देश, समाज सबका अहित करेगा। आज इस देश में जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन क्यों पैदा हुआ? अगर हमारे सारे बच्चे साहित्य पढ़ने के शौकीन होते तो कोई मोबाइल स्क्रॉल करता? कितनी प्यारी प्यारी नॉवेलें पढ़ी हुई हैं, वैशाली की नगर वधू, चित्रलेखा, गोदान, कफन। लेकिन पढ़ाई में इस देश में किसी को मजा नहीं आया। हम स्कूल जाते थे, हमारे ज्यादातर टीचर धमकी देते थे, नहीं पढ़ोगे भीख मांगोगे। यार ये कौन सी बात हुई? इसीलिए हम स्कूल आते हैं कि डेली ये सुने कि नहीं पढ़ोगे तो भीख मांगोगे। कई टीचर थे जो मतलब कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी, तो यार भी हुए ना हुई। कि जब ये सारी बातें आपको पता थी तो आप आसमान में छेद क्यों नहीं कर पाए? हमसे तो करवा रहे हो, पढ़ लो राजा बन जाओगे। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा पढ़ लो, मैं राजा बनने के सिद्धांत पे बात करता हूं। लेकिन सर ये जो बेटियों के साथ बर्बरता करते हैं, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है इनमें। ये पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं है। वो जो डॉक्टर वाला कांड हुआ वो किसी अनपढ़ ने किया है? संजय रॉय जो भी उसमें विक्टिम है, अस्पताल में जो भी आदमी रहा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा रहा होगा। हाँ, एक तो ये सब डिप्रेशन के शिकार है। दूसरी सबसे बड़ा, जिस देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता हो, जिस देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता हो, अभी मुंबई में कांड नहीं हुआ था, लड़की को उससे रॉड से मार डाला बड़े पब्लिक में, कोई सब देख रहे थे। उसमें एक लड़का लड़ने के लिए आया था, एक लड़का बाहर लड़ने के लिए आया था। ये सारी कांड तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस देश की सोच जहां भी मानसिक तनाव होगा, डिप्रेशन होगा। भाई स्वीडन में क्यों नहीं अपराध हो रहा इतना ज्यादा? क्योंकि लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा है, कोई डिप्रेशन में नहीं, कोई तनाव में नहीं, कोई परेशान नहीं। यहां तो जिनके पास पैसा वो परेशान है कि हमारे पास मर्सिडीज है, बगल वाला यार रोल्स रॉयस ले आया है। ये सारी जो घटनाएं घट रही हैं, ये बेसिकली एक स्वस्थ सोच के अभाव का परिणाम है। कुछ तो नरपिशाच हैं, उससे इनकार नहीं। बदलापुर में 3 से 4 क्लास की नन्ही मुन्नी बच्ची, उनका क्या दोष था? राजस्थान में 3 साल की बच्ची, उसका क्या दोष था? ये तो नरपिशाच है, ये तो कानून का फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि भारत का कानून बहुत लिबरल है। दीदी तो, लेकिन सबूत मिटाने के उन पे आरोप लगे हैं। ममता दीदी तो, उनको लेके क्या कहेंगे आप? ममता दीदी पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता नहीं। एक तो बंगाली मुझे समझ में नहीं आती, वो ज़्यादातर बंगाली में ही बोलती, तो मुझे उनकी बात समझ में नहीं आती। लेकिन तो दिखते, लेकिन उनकी जो वो करती है। हाँ, लेकिन अगर मैं उनको कुछ वीडियोस देख लेता हूँ। अभी कल का ताज़ा हालिया बयान में बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि कल भाजपा ने इसी के चलते भारत बंगाल बंद को लेकर आह्वान किया था। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ये समझ लें, अगर बंगाल में आग लगेगी तो उत्तर प्रदेश भी जलेगा, हिमाचल भी जलेगा, हरियाणा भी जलेगा, दिल्ली भी जलेगा। ये क्या देश को जलाने वाले बयान ममता एक मुख्यमंत्री हैं, ऐसे कैसे दे सकती हैं? वो मोदी जी को बोल रही। मैं यही तो बात है इस देश की। इस देश में अगर उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटेगी तो बीजेपी सेंटर में शांत हो जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश घटना विहीन है?
अभी 207 लोग मारे गए एक सत्संग में, 121 लोग माफी चाहे मारे गए ना। इस देश में मुद्दे इंसानियत के पैमाने पे नहीं उठाए जाते, राजनीति के पैमाने पे उठाए जाते हैं। यहां कोई भारतीय नहीं मरता, यहां मुसलमान मरता है। एक मुस्लिम युवक की सरेआम हत्या, यहां कोई भारतीय नहीं मरता, यहां दलित मरता है, यहां ब्राह्मण। हाँ, तो यहां क्या हुआ कि जो सारा आईना पैदा कर दिया गया, एक आवरण, वो सब राजनीति के एंगल से देखा जाता है। भाई यही हमारा राजेंद्र नगर का कांड हुआ। अगर ये सारे बच्चे वोट बैंक होते इनके लोकल, तो सारी राजनीतिक पार्टियां लगातार खड़ी नहीं होती साथ में। लेकिन इनको पता था ये सब बाहर के बच्चे हैं, ये तो अपने अपने घर से रहेंगे, हमारे वोट बैंक थोड़ी हैं। लेकिन जिनके घर है वो वोट बैंक है, वहां पे है ना, यहाँ पे तो नहीं है। नहीं, यहाँ पर राजेंद्र नगर में जिनके घर हैं, जिनकी वो वोट बैंक है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो इंसानियत के मुद्दों, इंसानियत के आधार पर जब तक भाई हमारे 1960s 70s का अगर आप दौर देखो, तो ऐसे ऐसे राजनेता थे कि अगर ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, एक बोगी उतर गई तो इस्तीफा दे दिया। हाँ, इस्तीफा दे दिया। भाई ऐसे ऐसे राजा हुए इतिहास में कि अगर उनके राज्य में कोई कांड हो गया तो राजगद्दी ही छोड़ दी। भाई राम जी के ऊपर इतना प्रसंग उठाया जाता है कि पत्नी को छोड़ दिए, जंगल में छोड़ा है। कितना बड़ा धार्मिक उनके ऊपर प्रेशर काम कर रहा होगा कि यार हमारी राज्य की जनता मुझे ऐसा बोल रही है उसको। तो अभी क्या हो गया, इस जमाने में क्या हो गया है कि अब कोई भारतीय नहीं है, अब कोई इंसान नहीं है, अब सिर्फ लोग वोट बैंक है। मतलब आपकी भाषा में सीधा सीधा कहा जाए तो ये कि देश में हुई हर घटना का राजनीतिकरण होता है। वो होता है हर घटना को राजनीति, हर घटना को राजनीतिकरण। लेकिन लगाम लगेगी आसान भाषा, लगाम सिर्फ एक तरीके से लगेगी, जिस दिन इस देश की जनता, सऊदी अरब का कानून लागू हो जाए, देखते जो ऐसे कांड करे गोली मार दो। इस देश की जनता है मुचकुंद। मुचकुंद का नाम नहीं सुना? और बहुत इतिहास में बहुत फेमस आदमी है। सो रहे थे 10,000 साल से। 10,000 साल? हाँ, तो जब कृष्ण भगवान को कालियावन ने दौड़ाया, घटना है ना, तो वो मुचकुंद की गुफा में जाते हैं। और वो चूंकि 10,000 साल से सो रहे होते, तो उनकी एनर्जी सारी आंख में कंसंट्रेट थी। तो भगवान ने अपना पीताम्बर उनको उड़ा दिया और पीछे जाके छुप गए। तो जो आदमी ताव में होता है वो अंधा हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह या आज्ञा चक्र पे पर्दा डाल देते हैं। तो जब उसने पीताम्बर देखा तो सोचा कृष्ण छुप के बैठे, तो उसने आके 3-4 पैर खींच के मारा और वो 10,000 साल बाद उठे, उन्होंने आंख खोली, जल के भस्म हो गया। जिस दिन इस देश की जनता मुचकुंद की नींद से जाग कर अपनी आंख खोलेगी, ये सब भस्म हो जाएंगे। कोई बचेगा नहीं। जिस दिन हमें सदन में बैठा दिया ले आके, हमको अगर सदन में बिठाया और हमारे जैसे लोगों को सदन में बिठाया, अगर मैं किसी भी मुद्दे पर जनता की इच्छा पर खरा नहीं उतरा, उसी रात उसी क्षण इस्तीफा दे दूंगा। मेरा कोई शौक नहीं है कि मुझे सदन में जाऊं और गाड़ी और ये और डिफेंडर और फलाना। मैं ऐसे शुरू में भी था, मैं ऐसे आज भी हूं, मैं ऐसे संकल्प में भी जाता था पढ़ाने, ऐसे ही था। मुझे आज तक जो भी लोग मिले, किसी ने ये नहीं कहा कि भैया तुम बदल गए। सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है और आपके जवाब इतने रोचक होते हैं कि बस सुनने को जी चाहता है। अगले पड़ाव पे आते हैं। देश में एक और मुद्दा चल रहा है आरक्षण का। आपको क्या लगता है ये क्रीमी लेयर आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक वीडियो सामने आया, कुछ महिलाएं आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रही हैं। एक रिपोर्टर वहां पहुंचते हैं, उनसे कहते हैं आप आंदोलन क्यों कर रहे हो, कि हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है। उनको यही नहीं पता कि हो क्या रहा है देश में, लेकिन वो आंदोलन कर रही हैं। ऐसा है कि आरक्षण बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी। आरक्षण तो कुछ समय के लिए लगाया गया। मैं बता रहा हूं, इस देश की आजादी में सब लड़े, ऐसा कोई नहीं था जो ना लड़ा। बिरसा मुंडा का अगर इतिहास कोई पढ़े, क्या इतिहास है उनका, बिरसा मुंडा जी का जो योगदान है, और ऐसे न जाने कितने लोग, सब लड़े। तो जब सब लड़े तो सबका हिस्सा है। और कुछ कम्युनिटियां ऐसी थी जो बहुत पिछड़ी थी, बहुत अति पिछड़ी थी, मतलब वो पढ़ाई के नाम पे डर जाती थी। तो भाई उनको तो मुख्य धारा में लाना था। तो वो मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान बना, जिसकी शुरुआत अंग्रेजों ने एक जहर से की थी, जिसको हम पृथक निर्वाचक मंडल कहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो आरक्षण दिया, डॉक्टर साहब ने भी कहा, अम्बेडकर साहब ने कि हाँ ठीक है, एक समय के लिए उनको दे दो और चलता रहे। लेकिन फिर वही इस देश के भस्मासुरों को एक बात का अंदाजा हो गया
कि इस देश की जनता तो बजट पढ़ती ही नहीं। अभी बजट आके चला गया, पता भी नहीं चला क्या है क्या। मैंने एक भाई साहब से पूछा, कहे कि फलानी पार्टी बहुत खराब है, बीजेपी शासन नहीं कर पा रही। मैंने कहा अच्छा, कृषि को कितना पैसा आया बजट में? कृषि को पैसा दिया है? अरे मैंने कहा कृषि को पैसा अलॉट हुआ होगा। अच्छा, अलॉट कैसे करते हैं? ये हाल है इस देश के पढ़े लिखे लोगों का। आप व्यक्तिगत क्यों किसी पार्टी से होते हो? कोई पार्टी हम लोग के रिश्तेदार थोड़ी है, कोई पार्टी हम लोग के रिश्तेदार है नहीं। हम उस पार्टी को वोट करेंगे, हम उस व्यक्ति को वोट करेंगे जो हमारे लिए काम कर रहा है। वो काम कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? बजट से। कितना बजट किसको मिला? कितना पैसा शिक्षक को गया, कितना परसेंटेज सुरक्षा को गया, कितना परसेंटेज हेल्थ सेक्टर को गया, ये पता ही नहीं। ये तो डिस्कस कर रहे चौराहे बैठ के कि राखी सावंत ने आदिल को छोड़ दिया और फिर वोट देने के नाम पे वो बेचारी इतनी प्यारी लेडी है भाई, सब नाच गा के पैसा कमा, वो भी कमा रही हो, कोई गलत लेडी थोड़ी है। उसके जैसे कितने लोग वीडियो बना रहे हैं, तो उसी को क्यों डाल? लेकिन इसको टाइम काटना है, इससे बजट पूछ लो, टेंशन में आ जाती है बजट। अच्छा, ये क्या होता है भैया? पढ़े लिखे लोग अगर उनसे थोड़ा अंदर घुस के पूछा जाए कि रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट बता, इनको तुरंत कोमा में चले जाएंगे कि किडनी में पेन हो रहा है बहुत। हम लोग जो अगर हमारे पत्रकार बंधु, आप जैसे भैया देखो, आप तो बहुत अच्छे पत्रकार, युवा उभरते पत्रकारों में मुझे गौरव शर्मा बहुत पसंद है। अरे सर, गौरव शर्मा का प्राइम टाइम नहीं, कुछ लोग होते हैं ना जिनकी बात आपको अच्छी लगती है, आप सुनते हो उन्हें। तो मतलब ये है कि आप जैसे पत्रकार जिस दिन नेताओं को अपने यहाँ बुलाकर और उनके पार्टियों के स्पोक्स पर्सन को बुलाकर अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि इस बार शिक्षा पे बजट का कितना खर्चा कर रहे हो पंडित जी, तब ये घबराएंगे। आप इनको मुद्दा ही इनका वाला देते हो कि रामचरितमानस में लिखा है कि ढोल गंवार सूद। रामचरितमानस पैदा करने के लिए प्रेस को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना गया था। रामचरितमानस किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है ये जनता डिसाइड करेगी। ये प्रेस के स्टूडियो रूम में डिस्कस नहीं होना चाहिए। प्रेस के स्टूडियो रूम में जब भी पार्टी के स्पोक्स पर्सन पहुंचे, इकोनॉमी, IR, एजुकेशन, हेल्थ। मैं 9:30 का शो करता हूं और मैं यही सवाल उठाता हूं कि बाढ़ में जो लोग मरे हैं उनके लिए सरकार ने क्या किया? पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के राज में ये हुआ तो क्यों हुआ? बांग्लादेश में हिंदू 9% रह गए तो क्यों रह गए? ये सवाल मैं लोगों से पूछता हूं। ऐसा मैं कोई सवाल नहीं था जिससे देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल खराब हो। मैं हिंदुओं से एक बात कहता हूं इस मंच से कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। आप एक कौम है दुनिया में, यहूदी, ज्यूज माइनॉरिटी है। एक बिंदु जैसा उनका देश है इजराइल, है ना? पूरी दुनिया वैसे आंख दिखाते हैं उठ के। कौन बोल रहा था? नहीं भैया, हम नहीं बोल रहे। अमेरिका को कंट्रोल में ले रहा है सबको। बाहर कौन दुनिया में जो उनसे आके बोलेगा? तेल किसका? अरब वालों का। कहा था, वो सही कहा था कि मैंने बहुतों को निपटा दिया है, 2-3% बचे, अगर नहीं निपटाए तो ये देश दुनिया पर राज करेंगे। हिटलर तो आया था इजराइल बनाने के लिए, नहीं तो पैलेस्टीन जाता कौन? जब तक एक्चुअली हिटलर बेसिकली जीव का एजेंट था, ऐसा मैं सोचता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब कोई आदमी कहीं सेटल्ड होता है, मैं बताऊं, तो हिटलर ने सारे इनको नहीं सारे को तो नहीं मारा था, जर्मनी वालों को मारा था। लेकिन उससे उस घटना का एक पहलू और भी है जिस पर शायद लोग नजरअंदाज करते हैं। अभी हम थोड़ा मुद्दे से भटक गए, फिर आएंगे मुद्दे पे। एक मिनट उसमें मुद्दा यह है कि जब इजराइल बनने की बात चल रही थी तो यहूदियों में इतनी उत्तेजना नहीं थी, लेकिन हिटलर के कांड के बाद वो होमलैंड की उत्तेजना बढ़ गई। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं हिटलर की भूमिका बहुत है इजराइल को बनाने में, क्योंकि वो जो उत्तेजना है होमलैंड बनाने की कि भैया आज हिटलर ने माना, कल पता लगा वो दोजा बन जाए, वो मारना शुरू कर दे। तो अगर इससे बचना है तो अपना वतन बनाना। इस पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि 2 युद्ध देश में दुनिया में चल रहे हैं, रूस यूक्रेन का और पैलेस्टाइन और इजराइल का। अब अभी हम आरक्षण को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि आरक्षण को लेकर और भी देश के कुछ नेता बोलते हैं, उनको हम जब नेताओं पे बात करेंगे तब ये हम आपसे पूछेंगे। एक आसान भाषा में बता दीजिए कि आरक्षण सही है या गलत है? ये क्रीमी लेयर वाला जो मामला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? एक आरक्षण सही है। क्रीमी लेयर का तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे मेरे ही स्टूडेंट थे
जिनके माँ बाप खुद अच्छे पदों पे थे, बहुत अच्छे पदों पे थे, तो मेरा मानना है कि उनको तो कोई विरोध करना ही नहीं चाहिए। सही जगह है। हाँ, सही है। नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब वंचितों को ऊपर उठाने का बात है तो आप भी तो इस लड़ाई में शामिल होंगे। जैसे मैं दलित हूं, मेरे माता पिता आईएएस हैं, तो अगर मैं कोटा लेता हूं तो मैं अपने ही किसी भाई बंधु का तो सीट मारूंगा। यही सवाल आया कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो जान ही नहीं रहे कि उन्हीं के हक के लिए तो लाया है सुप्रीम कोर्ट, वो लोग ही जान ही नहीं पा रहे हैं। तो जब एमए पॉलिटिकल साइंस का लड़का भारत में ये नहीं जान पाता कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, हमसे लखनऊ में एक लड़के ने कहा, शिक्षा की कमी है। हाँ, हमसे लड़के ने कहा सर वो भारत में प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है। मैंने कहा भाई हर शहर की बारी आती है। हमने कहा अभी इसको कैलकुलेशन करूंगा तो ये एमए पॉलिटिकल साइंस, हमारे देश के युवाओं के पास बस एक चीज की कमी, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ अच्छा, युवा लड़कियों के पीछे आजकल बहुत दौड़ रहे हैं ना। वो पहले से ही दौड़ रहे थे। विश्वामित्र आज के थोड़ी हैं। अच्छा। विश्वामित्र कोई आज के थोड़ी हैं। भाई विश्वामित्र भी आईएएस मेंस लिख रहे थे, वो मेनका आई, उन्होंने तैयारी छोड़ दी। पहले के पुरुषों में इंटरव्यू नहीं दे पाए। तो स्त्री चूंकि भगवान का रूप है तो पुरुष तो पीछे पड़ेगा, लेकिन पहले और आप में फर्क ये है कि आज का नियंत्रण करने की जरूरत ही नहीं है उसमें। सिर्फ आज का डिफरेंस ये है कि आज का पुरुष दयनीय होकर स्त्री के पीछे जा रहा है, दयनीय होकर। वो कभी स्त्री स्वीकार ही नहीं करेगी। वो कह रहा है मैं तुम्हें प्यार करता हूं, रो रहा है, वो कहती ये कैसा प्यार कि तुम रो रहे हो। अगर वो ये कहे बुलेट उठा ले जाके सामने से, वो कहे आई लव यू, वो तुरंत ले एक भैया वो भी बैठेगी, आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। मतलब उसको जिससे, मतलब मेरा ये मानना है कि वो जो रोता है हाथ जोड़ के कि इफ यू विल नॉट टॉक टू मी आई विल डाई, तो उसको लगता है लेडी को कि अरे यार मैं अपना घर छोड़ूंगी तेरे बल पर और तू रो रहा है। इमेजिन करो एक लड़की जो जिससे तुम्हें शादी करनी है, वो उसको रोते हुए देख ले, गिड़गिड़ाते हुए कि इफ यू डोंट टॉक टू मी आई विल डाई, तो सोचे कि ये तो खत्म है यार। और अगर लड़की ये बोले कि आपका प्रीलिम्स और मेंस नहीं निकला, आईएएस नहीं बने, तो मैं किसी दूसरी शादी कर लूंगी, फिर कर लो, मैं एमपी बन जाऊंगा और तुम्हारे हस्बैंड को शंटिंग में रखूंगा। कर लो, इसमें दिक्कत क्या है? स्त्री पर दबाव नहीं डालना चाहिए, उसकी चॉइस। स्वयंवर इसीलिए स्त्रियां करती थी, तो जो राम जैसा धनुष उठाएगा सीता जी उसको वरमाला पहनाएंगी। इन्हीं बेबाक जवाबों के लिए एक ऐसे आसान भाषा में समझा दिया कि आज के इस अत्याधुनिक युग में पुरुष को बेहद शक्तिशाली और मजबूत होना बेहद जरूरी है। अगर पुरुष के पास सब कुछ है तो फिर स्त्री को पाना बहुत मुश्किल नहीं है। अरे शंकर जी कितना साधारण से रहते हैं, भगवान शंकर कितने साधारण से रहते हैं, लेकिन जब चाहें तो कुबेर को बुला सकते हैं, जहर पी सकते हैं, शमशान में आसन लगा सकते हैं। यहां तो रात में आदमी कमरे में लेटा कह रहा लग रहा कोई पीछे खड़ा है। अरे हाई सिक्योरिटी, मेरे एक मित्र हैं, वो अकेले नहीं सो पाते, वो अकेले कहते हैं कि मुझे यार रात में बेचैनी होती। हमने कहा क्यों? कहीं मुझे लगता है कोई खिड़की से झांक रहा है। मैंने कहा मैं ही झांकता रहता हूं जब तुम सो जाते हो। अब शंकर जी को इतना पावर है, कामदेव को भस्म कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है ये छोटी घटना नहीं है कि स्त्री भोग की वस्तु नहीं है। भाई कामदेव उन्हें भड़का रहे थे, कामदेव उनको भड़का रहे थे, उन्होंने कामदेव की भस्म कर दिया कि मेरी पत्नी जो है वो भोग की वस्तु नहीं है, संगिनी है, मेरी तपस्वी है, शक्ति है। कितनी बड़ी मैसेज है भारत के समाज को, कितना बड़ा मैसेज है। तो आप शंकर बन जाओ, आपको पार्वती जी मिल जाएंगी। लड़कियां अपने बाप की बुराई नहीं सुन सकती, पति की सुन सकती हैं। हाँ, लेकिन पार्वती जी अपने पिता के चलते ही सती हो गई, क्योंकि उनके पिता ने उनकी पति की साथ बदसलूकी की। तो कितना कितना आदर भाव पति के लिए रहा होगा। तो कुछ करना नहीं है, स्पष्ट तौर पर जीवन को समझना है, विचार करना है, एक स्वस्थ विचारधारा पैदा करनी है।
सर एक देश का और मुद्दा है, लेटर एंट्री पे विज्ञापन निकाला गया तो सरकार ने वापस ले लिया। नेहरू जी के समय में कितने लोग लेटरल एंट्री में आए थे? एक दो आदमी आया था, ये महल नोबिस ओबिस ये सब क्वालिफाई करके आए थे। एक्चुअली सरकार अगर चाहे तो किसी भी काबिल आदमी को उसको उसकी सेवाएं ले सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मनमोहन सिंह डायरेक्ट आए थे। ठीक है, अच्छा है, सरकार की डिस्क्रिशन है। तो अगर सरकार चाहे तो किसी भी काबिल व्यक्ति को वो अपनी सेवा में ले सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब लेकिन काबिलियत होनी चाहिए, ऐसे ही ले ली तब सवाल उठेगा। नेहरू जी ने जितने लोगों को लिया, अगर हम उनकी लिस्ट बनाएं, सब एक से एक काबिल आदमी, जनता ने माना कि नहीं नहीं है साहब, इनकी तो जरूरत थी साहब। तो आप बीजेपी की इस शैली पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, नहीं आप नेहरू जी की, मैं तो उनको कुछ कह ही नहीं रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर करना ही है तो नेहरू मॉडल में कर लो। मतलब बीजेपी कांग्रेस से सीख ले, आप ये कहना चाह रहे हैं? बुराई क्या है? सब भाई भाई ही तो हैं, सदन में ही तो लड़ते हैं। राजनीतिक दल है ना। हाँ, तो क्या हुआ? देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। लड़ाई का मतलब लेटर एंट्री के मामले में जो नेहरू ने किया वो बीजेपी कर सकती है एकदम। अरे समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई कि अपने संगी लोगों को अंदर करने के लिए ये लेटर एंट्री विज्ञापन निकाला गया, इसके बाद विज्ञापन वापस ले लिया। अच्छा, आवाज उठाई थी? मैं सुना नहीं, मैंने देखा नहीं, काफी दिन मैंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा उस मुद्दे पे। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, आप सच में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता। मैं बहुत बीजेपी से नाराज हूँ, इन लोगों ने मुझे टिकट नहीं दिया 24 का। मतलब नाराज इसलिए नेहरू मॉडल के लिए उनको बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छे आदमी। इस पे भी हम बात करेंगे क्योंकि अब राजनीति पे आया था, आपने बात कर दो, इसको कर ही लेते हैं। अब मोदी जी की तारीफ करते हैं, योगी जी की तारीफ करते हैं, कांग्रेस से टिकट मांगते हैं। अमेठी से टिकट मांगा था ना? हाँ बिल्कुल मांगा। पहले मैंने बीजेपी से ही मांगा। हाँ, प्रयागराज से। लेकिन कैसे आप नेहरू जी की तारीफ करते हैं, बीजेपी कैसे देते हैं? अरे शिव द्रोही ममदास कहावा, एस नर मोहि सपनो नहीं भावा। ये राम जी कह रहे हैं अपने भक्तों से कि जो शिव का द्रोही है वो मुझे सपने में भी पसंद नहीं है। शिव द्रोही ममदास कहावा, एस नर मोहि सपनो नहीं भावा। कोई अपने भक्तों से कहता है दूसरे भगवान की पूजा करो? लेकिन मोदी जी की अचीवमेंट है और उस अचीवमेंट को सलाम है। एक समान व्यक्ति, पता नहीं चाय कॉफी उन्होंने बेची कि नहीं बेची है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि आज एक आईएएस की तैयारी करने वाले बहुसंख्यक लड़कों को जब मैं हताश निराश देखता हूं तो मैं कहता हूं यार, तत्कालिक प्रधानमंत्री को देखो, एक समान परिवार से आके 3rd टर्म प्राइम मिनिस्टर, राजा महाराजाओं के देश में, अब्दुल्ला डायनेस्टी और इधर यादव डायनेस्टी और स्टालिन डायनेस्टी, जिस देश में सिर्फ डायनेस्टियां हो, सिंधिया डायनेस्टी, उस डायनेस्टियों के देश में एक समान शेर शाह सूरी मुगलों वैसे दरकिनार करके दिल्ली की गद्दी पर कब्जा, कितनी बड़ी बात है। तो मैं इसकी तारीफ नहीं करूंगा, वक्त करेगा, सब करेंगे, लेकिन जब बात आएगी बहुत, भाई देखो राजनेता हैं वो। आप बीजेपी से प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे? बीजेपी से प्रयागराज से, वाराणसी से मांग सकते थे। नहीं, मोदी जी का प्रेम होता तो मैं वहीं से लड़ जाता। अगर वो कहते, मैं बीजेपी से कह रहा था कि मुझे प्रयागराज से टिकट चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि रीता जी को शायद वो इस बार टिकट नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप अगर आपको उचित लगे। आई थी कि आपको ऑलमोस्ट मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इतने में ये आया कि बीएसपी ने ऑफर दे दिया फूलपुर से। आप बहन जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि भारत की पहली ऐसी नेता है जिन्होंने विश्वनाथ पाल जी फोन करके कहा कि भाई तुम फूलपुर से लड़ लो, आपने मना कर दिया। क्यों? नहीं, उस समय मतलब पूरा माइंडसेट मेरा चेंज हो चुका था कि अब इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। नहीं, एक और बात थी जो उस वक्त आपने कही, वो ये कि कोई भी दे दे मैं लड़ लूंगा। जब बीजेपी ने मना किया तो कांग्रेस, अमेठी का बताइए, आप शर्मा जी का टिकट मांग रहे थे। उस वक्त शर्मा जी का फाइनल नहीं था। नहीं, अंदर खाने फाइनल था। अच्छा, मैं नहीं जानता, पर उस वक्त शर्मा जी का फाइनल नहीं था। और मेरा मानना ये था, या तो सीट अच्छी हो और या प्रतिद्वंदी अच्छा हो। और पार्टी आज कौन सी पार्टी की विचारधारा है? आज बीजेपी पावर में है, सारी पार्टियों के लोग बीजेपी में पहुंच गए हैं। कल समाजवादी पावर में आ जाएगी। जब दुर्योधन, दुशासन और शकुनी का दौर चल रहा हो तब मोरालिटी, इथिक्स और शास्त्र के सहारे नहीं जिया जाता। शिक्षा तो यही कहती है। शिक्षा कभी कभी व्यवहारिक हो जाती है। तो कर्ण का जब पहिया फंसा तो यही सवाल कर्ण ने भी अर्जुन से जब भगवान कृष्ण आगे उड़ा दे, अर्जुन ने कहा तो अर्जुन पीछे बैठ गए रथ पे कि बना ले, तो उन्होंने देखा पलट के
क्या? अरे बोले निकाल ले तब तक बना ले। बोले निकाल लेगा तब ना मार पाओगे दोस्त, अभी मार दो। तो अर्जुन ने कहा भी तो था कृष्ण से कि ये सीख आप मुझे दे रहे हैं। बिल्कुल। तो समय सवाल आपसे है, समय। जो आदमी इतना बदतमीज है दुर्योधन कि एक स्त्री को नंगा कर रहा है सड़क पे, मतलब स्त्री को इस पूरे इतिहास में किसी की भी किसी से दुश्मनी रही हो, जैसे एक दुश्मन राजा ने दूसरे दुश्मन राजा पे जैसे सुग्रीव बाली की लड़ाई है, लेकिन जब बाली मरता है तो सुग्रीव उसकी पत्नी को अपनी पत्नी का सम्मान देते हैं। ये नियम है। ऐसा नहीं कि उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को। विभीषण और रावण की लड़ाई है, लेकिन जब रावण राजगद्दी पे विभीषण बैठते हैं तो सम्मान देते हैं भाभी को, है ना। लेकिन दुर्योधन इतिहास में एक ऐसा पुरुष है जिसने अपने ही परिवार की महिला को भरे सभा में नंगा करने का प्रयास किया। उसको किसी भी कीमत पे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए लोगों ने अपना नाम भी तब ऐसे वक्त में जब सक्षम सामर्थ्यवान लोगों की सभा भरी हुई थी और सब मौन थे। बिल्कुल। तभी तो कहा, शायद रामधारी सिंह दिनकर ने ही कहा है कि जो अन्याय को देखता है उसको भी उसको भुगतना पड़ता है। तो भीष्म पितामह वगैरह अन्याय देख रहे थे, इनको भी भुगतना पड़ा, बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, उत्तरायण में सूर्य का इंतजार करना पड़ा। खैर इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन एक और जो सबसे बड़ी बात यह है राजनीति को लेकर के ही कि फिर आपने बहन जी से फोन पर मना क्यों किया इस पर? नहीं, मैंने कहा ना, मुझे दो चीज, मेरे लिए दो चीज थी, या तो सीट अच्छी हो और या प्रतिद्वंदी अच्छा हो। अब जैसे स्मृति जी बहुत बड़ी मतलब कद है उनका भारत में, HRD मिनिस्टर रही, फिर मंत्री पद पर रही और एक सम्मानित अच्छा कद है उनका। कहते ना अहंकार उनको अमेठी में, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। आप तो वहाँ करीब में थे, टिकट मांग रहे थे आपने ज्यादा, तो स्मृति ईरानी जी का अहंकार, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। आप वहाँ थे, आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं अहंकार तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो भारत के पब्लिक को, वही नहीं, बीजेपी 24 के इलेक्शन में भारत के पब्लिक को किसी का ताव नहीं पसंद है, किसी का। जैसे मोदी जी अगर पूरे इलेक्शन में ये कहते कि जनता जितनी सीट देगी वो मैं ले लूंगा, वो कहे हर जगह जाके कहे 400 पार, जनता ने कहा अच्छा हमसे पूछे बिना। इस देश की जनता को किसी का अहम बर्दाश्त नहीं है जी, वो चाहे इंदिरा गांधी हो और चाहे नरेंद्र मोदी हो। सर, राहुल गांधी, आपसे बात हो, राहुल गांधी जी पर बात ना हो, अब तो LOP भी हैं वो। उनका एक बयान अभी बहुत सुर्खियों में, चर्चा में है। वो अभिनय में आरक्षण की बात कर रहे हैं, मिस इंडिया में आरक्षण मांग रहे हैं। चाहते क्या राहुल गांधी? दे दिया जाए। कैसे? मिस इंडिया कौन सा भारत सरकार कराती है? ये बात नहीं पता राहुल गांधी को? कभी कभी कुछ लोग जिद करते हैं, उसको देने से कोई नुकसान नहीं है। जैसे अभिनय में आरक्षण अगर दे दिया गया, देगा कौन? नहीं, एक बात कर रहा हूं, फॉर अ टाइम बी। हाँ, ओके, फॉर अ टाइम बी। तो गुलशन कुमार का एक भाई था, कृष्ण कुमार शायद, है कृष्ण। अगर क्षमता, योग्यता किसी को ऐसे ही दी जाती तो सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को बैट्समैन बना देते। हम तो कहते खेल में भी दे दो आरक्षण। कुछ चीजें ऐसी है ना, बात क्रिकेट में आरक्षण दे दो। अब ऐसे बैट लेके जो खड़ा होगा वो चाहे जो हो। अभिनय में, जैसे अभिनय एक इंटरनल आर्ट है। अभी अमित सयाल जी की पिक्चर आई है, अभी कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिनको मेरा बड़ा व्यक्तिगत लगाव उन लोगों से है। जैसे प्रहलाद चाहे हमारे, फैजल मलिक, इस पे करेंगे बात। हाँ, तो तिकड़म मूवी आई है, बड़ी अच्छी मूवी आई है। अब वो जो एक्टिंग है एक पिता की, वो जो भाव है, कुछ चीजें है ना, वहां तो मैं कहता हूं 500% आरक्षण दे दो, चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। अभिनय में आरक्षण, मिस इंडिया में आरक्षण, खेल में दे दो, मरने में आरक्षण दे दो। भैया जिसका टाइम आएगा वही तो मरेगा जी। आरक्षण से कोई कैसे, आरक्षण उत्थान के लिए है। आरक्षण का जो सैद्धांतिक महत्व है वो उत्थान के लिए है। कला में सिर्फ क्षमता काम आती है। तो यहाँ तो राहुल गांधी का ये बयान जो है, पता नहीं, अब राहुल जी कुछ और सोचते होंगे, कभी कभी बहुत भावुक हो जाते हैं। तो आती भाई, जैसे आप मोदी जी को जाके गालियां लगा लिए पार्लियामेंट में, तो मैं कभी बहुत भावुक हो जाते हैं, खुद ही बोल दिए हाँ मैं पप्पू हूँ। तो
वो मुझे लगता है कभी कभी बहुत भावुक हो जाते हैं, तो ऐसे बोल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, हो जाता है। नहीं, हर अब लीडर- कोई बात इसलिए नहीं क्योंकि वो बड़े संवैधानिक पद पर हैं, एलओपी हैं। मैं उनसे मिलूंगा तो इस बात को कहूंगा, चर्चा करूंगा कि आप ऐसा ना कहा करें, हमारे बड़े सारे पत्रकार भाई बहुत दुखी हो जाते हैं, हम ऐसा बोल देते हैं। तो जी। देश में जातिगत जनगणना दोबारा मांग उठ रही है, 2011 के बाद नहीं हुई है, और ये भी कहा है कि 2011 में जातिगत जनगणना हुई, आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए, अगर कर देंगे तो देश में असंतुलन का भाव पैदा हो जाएगा। अवध ओझा क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं जातिगत जनगणना को लेकर? जातिगत जनगणना का जो मूल उद्देश्य है, अगर उस उद्देश्य, मैंने कहा ना, जैसे आरक्षण अगर उन्नति के लिए है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर राजनीति के लिए है तो खराब है। आरक्षण अगर उन्नति के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर राजनीति के लिए कि फलानी कम्युनिटी को दे दो, इस कम्युनिटी को दे दो वोट लेने के लिए, तो जातिगत जनगणना का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि भैया अभी कौन कौन ट्रेन में नहीं बैठा है, ये पता चलेगा ना। बहुत सारी जातियां ऐसी अभी भी जिनके बच्चे आज तक स्कूल नहीं पहुंच पाए, तो सरकार कुछ ना कुछ, जब वो नजर में आएंगे तो सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी, लेकिन उसका उद्देश्य फिर उन्नति ही होना चाहिए। इसीलिए कुछ अस्त्रों के नाम बड़े प्यारे रखे गए, जैसे ब्रह्मास्त्र, वो सबको नहीं दिया जाता। हाँ, दुर्योधन को दे दिया जाता तो पहले दिन ही मार देता। तो जब तक कोई नीति पॉजिटिव सिद्धांतों पे आधारित है तब तक वो अच्छी है। जहां उस नीति का उद्देश्य विध्वंसात्मक हो जाए कि हम तो इस पे राजनीति करेंगे और तोड़ फोड़ करेंगे और गठबंधन बनाएंगे, ये करेंगे हम, भैया ये देश सबका है। जब 1765 में बंगाल पे कब्जा हुआ तो मराठों को और साउथ इंडियन को लगा कि बढ़िया हुआ, बंगाली मारे जा रहे हैं। फिर 1799 में साउथ इंडियन भी मारे गए, फिर 1816 में मराठा भी मारे गए, अवध वाले बड़े खुश हो रहे थे। फिर 1843 में सिंध, 1848 में पंजाब, और फिर 1856 में अवध वाले भी मारे गए। ये देश सबका है, अगर इस देश में कोई भी दुर्घटना घटेगी तो सब मारे जाएंगे। इसलिए सबका नैतिक दायित्व है कि उचित का मांग करें। देश में जातिगत जनगणना किसी मकसद से हो तो ठीक है, लेकिन अगर राजनीतिक फायदे से हो तो तब तो विनाश होगा ना। अगर आप सबको लड़ा दें, कितना तिनका जोड़ के भारत पैदा हुआ, 200 साल का संघर्ष, 100 साल का शोषण, सब मारे गए, और 100 साल की फिर मेहनत, और फिर उसके बाद अगला 70 साल एक एक तिनका जोड़ के तब ये देश बना। अटल जी संसद में कहते थे कि देखो यार, राजनीति अलग चीज है, लेकिन जब हम सदन में बैठे होते हैं तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हमारा देश। अटल जी जैसा नेता, मतलब अगर वो ये बात कह रहे हैं कि राजनीतिक विद्वेष में हम एक दूसरे को कुछ बोल देते हैं, लेकिन जहां भी देश की बात आएगी तो हम सबको एक होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल वो बात सबके लिए आज भी उतनी ही सत्य है। इसी को लेके कुछ प्रश्न हैं बच्चों के, वो भी ले लेते हैं। हाँ सर, आपने बोला कि जातिगत जनगणना का अगर उद्देश्य देश के लिए सही है तो होना चाहिए। कुछ दिनों पहले बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, वहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष सबने समर्थन किया, बीजेपी उस समय विपक्ष में थी और उसने भी समर्थन किया। उसका कुछ असर जमीन पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर जातिगत जनगणना हुआ, हमें पता चला कि इस जाति की संख्या इतनी है, तो कौन सी ऐसी नीति लाएं कि उस प्रदेश की उस जाति का उत्थान हो सके, लेकिन जमीन पर भी कोई हकीकत उसकी दिख नहीं रही। तो क्या ये मान लें कि जातिगत जनगणना सिर्फ एक राजनीति का विषय है, या फिर इससे पूर्ण जातियों का उत्थान भी किया जा सकता है? अब 47 में आज़ादी मिली, 51 में पहली बार फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, 51 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया। ये सामाजिक और आर्थिक जो सुधार होते हैं ये सने शने होते हैं, राजनीतिक तुरंत हो जाते हैं, सत्ता पलट गई, सत्ता चेंज हो गई, राजा बदल गया, लेकिन आर्थिक और सामाजिक चुनाव सुधार, मतलब आज जिस स्थिति में चंद्रशेखर रावण है सांसद, उस समय 1950 में कोई दलित नेता रहा होगा? नहीं रहा होगा। कितना टाइम लगा उस सामाजिक जन जागरण में कि आज हमारे यहाँ एक सांसद है जो इंडिपेंडेंट जीता है, कितनी बड़ी बात है। उसके मुद्दे, उसका कार्य करने की शैली, उसका काम करने का तरीका जनता ने एक्सेप्ट किया ना, जनता ने उस व्यक्ति को एक्सेप्ट किया। लेकिन यह बात 1950 में संभव नहीं थी। जैसे दूध में नींबू डाला तुरंत नहीं फटेगा, 12 घंटा लगेगा, तो थोड़ा रुक लेते हैं, देखते हैं
अगर 5 साल में कोई काम नहीं होता है तो मैं इस पे फिर मुद्दा पे आंदोलन करूंगा। सर, देश की बात हो गई, दुनिया की भी बात हो गई और राजनीति की भी बात हो गई, तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अभी कहा जाता है ऐसा कि स्टूडेंट लाइफ में आपको सारी सुविधाओं का त्याग कर देना चाहिए। आपने अपने जीवन में किन सुविधाओं का त्याग किया है? हमारे यहाँ इस देश का जो आदर्श माना गया, आदर्श, मैंने अब 1980 के दौर में देखा कि इस देश में गैर मुसलमान जो थे, गैर हिंदू थे, वो भी राम राम करते थे। राम किसी एक के नायक नहीं है। मौलाना वो इकबाल साहब, कश्मीर के पोएट, पैगंबर हिंद कहा उन्होंने। अब राम अगर पिताजी से कह देते श्री राम कि पापा तुम्हारा तो वो था वचन, हमारा थोड़ी था, और अभी हम नई नई शादी करके आए और हमारी बीवी भी राजघराने की, हम उसको लेकर जंगल चले जाएं, तो इस दुनिया में कोई भगवान राम को नहीं जानता। लेकिन वो वहां से निकले, 14 साल उन्होंने संघर्ष किया, जो कि इस जीवन की नियति है, डेस्टिनी। इसी पे मैं प्रोग्राम करता हूं, 4th लॉ, T = T + T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। तो जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैं तो ब्लैंक पेपर था। मैं एक लाइन पूरी कर दूं। मैं इलाहाबाद में केसरवानी साहब हैं, कटरा में उनका मकान है, आप कभी उनसे मिलें। उनका मकान 3rd फ्लोर पे, टॉप पे। मैंने वहां पंखा नहीं लगवाया था और पसीने से भीग जाता था। मेरी श्रीमती जी सिर्फ आती थी और खाना वाना बना के बेचारी चुपचाप चली जाती थी, क्योंकि मुझे पढ़ना होता। मुझे पता था कि जिसको भी पढ़ना है, लग्जरी किसी को पढ़ने नहीं देती। जैसे ठंडक शुरू होने वाली है ना, कुछ लोग रजाई में पैर डाल के पढ़ेंगे, तो रजाई में पैर डाल के ऐसे बैठे, फिर 5 मिनट बाद ऐसे हो जाएंगे, किताब नीचे चली आएगी। ये होता था। अगर पढ़ना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिमाग में कोई चीज एंटर कर जाए, लग्जरी हटा दो। यही सूत्र है। इसलिए भारत के संत अपने आप को कष्ट देते हैं, इसलिए नहीं कि मजा आता है, परिवर्तन का आधार ही कष्ट है। जब तक मक्खन जलेगा नहीं, घी नहीं बनेगा। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सर, जैसा कि अभी इलेक्शन से पहले हुआ था कि काफ़ी सारे जो नेता थे वो डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे थे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारी लैंग्वेजेस से मिलके बना है। कोई बंगाली बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई तेलुगु, कोई तमिल, कोई डोगरी बोलता है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन माइग्रेशन हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए कर रहा है, कोई दूसरी चीज़ के लिए कर रहा है, तो इसमें अगर हम इसको धर्म को ना लेके देखें, हम इसको लैंग्वेज को लेके देखें, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट की लैंग्वेज जो है वो खतरे में जा रही है, कल्चर खत्म हो रहा है? तो इस बारे में आपकी राय जाननी है। नहीं, ऐसा है कि कोई कल्चर कहीं खतरे में नहीं पड़ेगा। सबको चाहिए बेसिक सुविधाएं। बेसिक सुविधा में 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, हेल्थ और एजुकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। अब बड़े सारे हमारे कई सारे प्रदेश हैं, शहर हैं, जिले हैं, जहां ये बेसिक कम्युनिटी है ही नहीं। हमारा शहर गोंडा है, अगर वहां कोई बीमार पड़ता है सीधा लखनऊ भागता है। मतलब गोंडा में जो सम्मानित समृद्ध लोग हैं वो लखनऊ भागते हैं, 100 किलोमीटर आना पड़ता है उन्हें अपने आप को दिखाने के लिए। तो अगर डेमोग्राफी को बचाना है भाई, अब अगर मैं सोचूं कि यार बिजनेस करना है, तो मैं आज की डेट में जो इंडिया में सबसे ज्यादा समृद्ध है वो कहते हैं दुबई चलो। एक तो टैक्स की सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी। तो सरकार को, अच्छा एक बात और, सारी गलती सरकार की भी नहीं। हम बार बार सरकार सरकार सरकार, ऐसा लगता है कि सरकार ना हुई पूरी विलन हो गई। इस देश का राजा कौन? इस देश की जनता। 70s में स्लोगन आया था, हम दो हमारे दो, किसी ने गौर नहीं किया। अब भुगतो। जहां लिखा है यहां थूकना मना है, वहां सबसे ज्यादा थूका हुआ है। लिफ्ट में थूक दिया। जिस देश में बहुसंख्यक लोगों के पास सिविक सेंस ही नहीं कि भैया मेरा देश है, कहीं नहीं खाए वहीं थूक दिया प्लेटफॉर्म पे।
वो तो CISF वाले बैठे हैं दिल्ली मेट्रो में, मार के एलियन बना देते हैं तुरंत, तो वहां लोग शांत हैं। आओ 2-4 फाइट मार दिए तो पता चला ये जो मूवी थी ऋतिक रोशन वाली जादू, तो वैसा दिखाई पड़ने लगता आदमी, तो बताना पड़ता कि नहीं नहीं थूका था स्टेशन पे। तो अवेयरनेस जो है, मैंने कहा ना, जब तुम घूम घुमा के सब पे आओगे ना, भागोगे लौट कर आओगे, तो तुम्हें बस एक चीज मूल में दिखाई पड़ेगी, न चौरहार्यम न भ्रत भाज्यम न राज्यहार्यम न च भारकार वे करते एवं वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रदान। नमस्कार सर। एक और क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेदांत सुंदरा, मैं मध्य प्रदेश से अभी आया हूँ, सुबह ही आया था दिल्ली। सर मुझे आपका व्यक्तित्व तो काफ़ी प्रभावशाली लगता है, उसके साथ मुझे आपका वचन याद होता है। आपने एक वीडियो में मैंने देखा था, वचन, अच्छा, तो आपने कहा था कि आप चाहते हो सदन में 545 जितने सदस्य आप चाहते हो सब IAS हो, 400 हाँ जितने भी, और खासकर उसमें युवा, और युवाओं में भी वो नेता जो टेबल पीट कर अपनी केवल नेतागिरी और युवाओं में दिखावा करना चाहते हैं, और जो साइड में जो प्रभावशाली वास्तव में जो कुछ करना चाहते हैं, हाँ करना चाहते हैं, उनके लिए मार्ग क्या हो? आपकी इस पे क्या राय है? आप क्या दो वजह एक सीधी सी भाषा में पूछूं, भाई का सवाल ये है कि आप चाहते हो कि संसद में सारे IAS लेवल के लोग बैठे हैं, कैसे संभव है? यही मतलब है ना? हाँ, कैसे संभव है? नहीं, हम करेंगे ना संभव। अभी तो अन्नामलाई जैसे लोग आ ही रहे हैं, अश्वनी वार्ष्णेय जी पहले से बैठे हुए हैं, तो हम करेंगे संभव, क्योंकि इस देश की IAS वो लॉबी है ना जिसकी समझ बहुत हाई लेवल की है, पहली बात। दूसरी बात, वो सामान्य आवश्यकताओं से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं, उनको जय हिंद की आवश्यकता नहीं होती। जो 10 साल IAS रह लिया वो ऊब चुका रहता है, जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर। ये जो ठेकेदार होते हैं ना कि टोल पे पैसा ना देना पड़े, ये जब नेता बनते हैं तब ये थोड़ा सा अत्य मचाते हैं। तो अगर IAS बनेगा तो उसमें बहुसंख्यक IAS ऐसे होंगे जो मतलब SN बनर्जी की तरह होंगे, विजन होगा, सुभाष चंद्र बोस की तरह होंगे, विजन होगा। उस आदमी ने अपनी IAS की नौकरी छोड़ दी, नहीं तो कौन लड़ता है इस देश के लिए? तो मेरा मानना यह है कि IAS इस देश में विजनरी लॉबी है जी, उसको बैठाना चाहिए। चलिए सर, देश में एक और नेता, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया में मैंने जैसा पहले भी जिक्र किया कि 2 जगह युद्ध चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन, इजराइल और फ़लस्तीन, और इन दोनों चारों के बीच में अमेरिका जो है वो अपने आप को सेफ खेल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 48 घंटों में एक नया रूप देखने को मिला है, शांति दूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूक्रेन में कहा उन्होंने, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, सर आप तो मतलब हिस्ट्री की, आपके सामने बात करना मतलब सूरज के सामने दीपक दिखाना है। ताशकंद समझौता वहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान की राजधानी। अब 1993 के बाद वो अलग चला गया रूस से, अब रूस का समझौता यहाँ भारत में होगा, ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। जिसके हाथ में मनी भाई होता है ना, एक कोको कोला की कंपनी हमारे बल पे जिंदा है पूरी दुनिया में। जिसको भी अपना सामान बेचना है उस सब की नजर भारत पे है, वो चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, चाहे जो हो। यूक्रेन तो कहता है ना कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो युद्ध विराम हो सकता है, सीज फायर हो सकता है। नहीं, हम डिप्लोमेसी और व्यापार दोनों को बहुत बड़े पैमाने पे नहीं जोड़ सकते हैं। अच्छा। जैसे हमारा मतभेद है चाइना से बड़े मुद्दों पे, हाँ। तिब्बत को लेके है, लेकिन हम क्या चाइना से अपना ट्रेड खत्म कर सकते हैं? आवाज तो उठती है देश में, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। अगर हमने खत्म किया तो जो नेपोलियन ने किया था ब्रिटेन के साथ व्यापार खत्म करके, और अनरेस्ट बढ़ गया था। इस बाहर के करोल बाग के बाजार में जो खिलौने बिकते हैं वो 90% मेड इन चाइना है, ये हमारे ही व्यापारी सामान बेच रहे हैं। तो व्यापार और डिप्लोमेसी 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें। हालांकि व्यापार का डिप्लोमेसी का प्रभाव बहुत पड़ता है। तो हम चूंकि रूस के अच्छे कंज्यूमर हैं, हम उससे तेल खरीदते हैं, और उसकी वजह से व्यापारी संबंध होने के नाते हमारे उससे संबंध अच्छे हैं, तो हम अपने उन अच्छे संबंधों का दबाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन से भी हमारे व्यापारी संबंध, लेकिन घाटा हो रहा है। नहीं, घाटा इसलिए हो रहा है, घाटा उसमें भी हमारा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमारा घाटा हो रहा है, लेकिन
सवाल ये है कि जैसे मोदी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मुझे उनका एक स्टेटमेंट बड़ा प्यारा लगा, जो बड़ा व्यावहारिक स्टेटमेंट उन्होंने दिया। एक आदमी को शायद वो जानबूझ के मिस कर गए। उन्होंने कहा हम बुद्ध और गांधी के देश से आते हैं, हमें शांति चाहिए, हम शांति प्रिय लोग हैं। अगर वो कह देते कि हम नेहरू के भी देश से आते हैं और नॉन अलाइंड है, तो मामला थोड़ा अच्छा हो जाता। मोदी जी ने क्या कहा जो स्टेटमेंट आपको अच्छा लगा? नहीं, उन्होंने कहा ना हम गांधी और बुद्ध के देश से आते हैं, हमें शांति पसंद है। उसमें अगर एक और आदमी का नाम जोड़ देता, हालांकि वो संभव नहीं था, नेहरू। आप नेहरू जी के बहुत बड़े फैन लग रहे हैं मुझे। बहुत बड़े, मतलब इसको मैं किसी मन से कभी इनकार नहीं करता। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जिस परिस्थिति में उस व्यक्ति को देश मिला था, खाली था, खाली जर्जर। एक पेशेंट इमेजिन करो, टीबी है, कैंसर है, एड्स है, डायबिटीज है और विजन ब्लर है। डॉक्टर क्या बोलेगा? कहेगा दुआ करो भैया, दवा का थोड़ा काम है। ऐसी स्थिति में था भारत 1947 में, और वहां से वो आदमी निकाल के लाता है और हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नेता बनते हैं बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में 1961। कितनी बड़ी बात है। हाँ, कुछ पूछना है? हाँ। नमस्ते सर, मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर मेरा प्रश्न एक स्वाभाविक प्रश्न है। सर जैसे कि आपने भी कहा कि दुशासन और शकुनी और दुर्योधन जैसे समय में क्या एथिक्स और क्या मोरालिटी, तो सर एथिक्स और मोरालिटी को ही पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए जो ग्लानि होती है, क्या अत्यधिक ग्लानि सही है? ग्लानि अज्ञानता की वजह से होती है। जो ग्लानि होती है, ग्लानि वो इग्नोरेंस की वजह से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बता दूं कि अब तुम शराब नहीं पीते, ठीक है, तुम शराब नहीं पीते, शराब डिसलाइक करते हो, और तुम पहुंच गए साइबेरिया और वहां टेम्परेचर है -55। हाँ, अब यहां तो तुम इथिक्स की वजह से नहीं पीते थे, तुम्हें पता नहीं था, और वहां किसी ने तुमको पिला दिए, कहा पी लो नहीं तो रात भर में निकल जाओगे। हैं? अब अगर तुम्हें यह नहीं पता है कि यार ये दवाई के रूप में मुझे दी जा रही, तो ग्लानि होगी कि नहीं होगी? तो बहुत सारी ग्लानि अज्ञानता की वजह से होती है। जैसे बहुत सारे लड़के जब अफेयर करते हैं, किसी लड़की से अफेयर करते हैं, लड़के लड़की दोनों लोग अफेयर करते हैं, तो बहुत सारे लड़के ये कहते हैं कि हमारा ट्रू लव है। ट्रू मतलब नहीं, हमारा हम ये वो सब उल्टा सीधा नहीं करते हैं क्या? नहीं, हमारा ट्रू लव है। अरे तो भैया ट्रू लव समझाओ तो क्या? तो अनावश्यक ग्लानि। सर जैसे हम कहीं इमोरल अनएथिकल रहे हो और उसकी अत्यधिक ग्लानि, तो सही है? अज्ञानता में हो रही होगी। जैसे हाँ, मैं बता दूं, ये तुम जो ग्लानि की बात बार बार कह रहे हो, जैसे बहुत सारे लड़कों को ग्लानि होती है, एक ऐड आता है बचपन की गलतियों के शिकार। अब बचपन और गलती दोनों अपोजिट शब्द हैं, लेकिन डॉक्टर कितना स्मार्टली खेलता है, क्योंकि उसको पता है कि बचपन में सबने किया होगा। कहे किससे? जब अखंडानंद त्रिपाठी मिर्जापुर में नहीं कह पाया इतना बड़ा बाहुबली, जब वो कहता है, जब शर्मा कहता है कि शर्मा से क्या शर्माना, तो कहता हाँ आजकल कई सारे तरह के पतन हो रहे हैं, उसमें से एक नैतिक पतन है, सामाजिक पतन है, और उसी तरह से एक शीघ्र पतन भी है। तो डॉक्टर कहता हाँ, कहता ये मकबूल तुरंत सीधे खड़ा आता है कि अरे हमको काहे बता रहे हो यार। तो अब देखो कितना बढ़िया समाज में व्यंग किया उस सीन के द्वारा कि भाई आप बीमारी आपको आप बताओ ना, लेकिन वो इग्नोरेंस की ग्लानि है। सर थैंक यू सर। आप छात्र भी यहाँ मौजूद हैं, छात्रों के सवालों के भी आप जवाब दे रहे हैं। हमने अब धर्म के पायदान पर आते हैं, धर्म पर बात करते हैं। धर्म को लेकर अवध सर क्या कहते हैं, क्योंकि देश में ऐसा लग रहा है कि क्या भगवान का निजीकरण कर लिया गया है। वृंदावन जाइए तो वहाँ कुछ लोग हैं, इस्कॉन टेम्पल में जाइए वहाँ कुछ लोग हैं, आप किसी धार्मिक स्थल पे चले जाइए तो वहाँ जो 200 देते हैं उनको प्रसाद ज़्यादा, ऐसा कुछ आपके भी वीडियोस आते हैं। तो क्या भगवान का निजीकरण हो गया है? व्यावसायिकता के इस दौर में जब किराए पर माँ बाप मिलते हैं तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? कैपिटलिज्म का दौर चल रहा है। यहां तो ब्लिंकिट पे रात में 3 बजे दबाओ अंडा, सामने लिए आदमी खड़ा हुआ। 1970 में ये पॉसिबल था? हाँ, क्या नाम रखा उसका?
हमारी आंखें ब्लिंक करती है ना, क्योंकि नाम बड़े प्यारे होते हैं। ब्लिंकेट। तो उसका कहने का मतलब कि बताओ क्या चाहिए, कहाँ बैठे हो? बोले अंटार्कटिका में। अरे बोले हम आ रहे हैं, अंटार्कटिका में बैठे हैं, एक सिगरेट मिल जाए अला रहे हैं। तो जब दुनिया इतनी कॉमर्शियल हो गई है, इतनी, तो भगवान का कॉमर्शियलाइजेशन नहीं होगा? मतलब हुआ है निजीकरण, आप मानते हैं? स्वाभाविक तौर पर होगा। अच्छा, देश में बागेश्वर धाम का बहुत तगड़ा क्रेज चल रहा है, आप उनको लेके क्या कहते हैं? अरे उनके पास तो 8 सिद्धियां हैं, बाबा जी के पास 8 सिद्धियां हैं, और बाबा जी एक शुद्ध मन और शुद्ध दिल के इंसान हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ और धर्म को प्रोत्साहन देते हैं। हनुमान जी की वो इतनी महिमा गाते हैं। आपकी बड़ी तारीफ की है उन्होंने। अच्छा एक वीडियो आया था, अच्छा, मैंने तो शायद आप तक पहुंचा हो। नहीं, मैं सिर्फ बागेश्वर बाबा की बात नहीं है, जो भी चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी कहीं धर्म की चर्चा कर रहा है, कम से कम पॉजिटिव बात तो बोल रहा है। जो भी कहीं धर्म की चर्चा कर रहा है, और धर्म एक विज्ञान है जो आपको निम्नतम से उच्चतम की तरफ ले जाता है जी। जो सिद्धार्थ हरम में पड़ा रहता था, उस सिद्धार्थ का विहार बनवा देता है, बुद्ध बना देता है। विज्ञान है ये। बिल्कुल। हम हिंदू धर्म जो है आज क्यों मस्त है पूरी दुनिया में? वो नकली कन्वर्जन नहीं करता, वो श्यामलाल को शमसुद्दीन नहीं बनाता। श्यामलाल भी विवेक मंगा, शमसुद्दीन भी विवेक मंगा। वो श्यामलाल को सैमुअल नहीं बनाता, वो सिद्धार्थ को बुद्ध बनाता है, जिसके सामने मगध का सम्राट आके जमीन पे बैठता है। वो वर्धमान को महावीर बनाता है। वो नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाता है, जिसके पीछे पूरी अमेरिका भागती है। तो धर्म बहुत प्यारी चीज है, और उसमें से अगर आप हनुमान जी को समझ गए, हनुमान जी मतलब जिसका सारा ध्यान माया पर नहीं चेतना पर है, यानी राम पर, उसको भगवान बनना ही है। ये है भारत में हनुमान जी की आइडियोलॉजी। लेकिन ये कराएगा कौन? इस प्रक्रिया को कराएगा कौन? गुरु। वही बताएगा राम रसायन तुम्हारे पासा। तुम्हारे अंदर एक राम रूपी रसायन है, उससे कनेक्ट हो जाओ। ये जो मारे मारे इधर उधर घूम रहे हो रोते हुए, माय गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, ये इससे बचना हो तो राम रूपी रसायन से जुड़ जाओ। सर, अब ज्ञान की आप बात कर रहे हैं, तो एक और बाबा हैं, उनके भी आप बहुत बड़े भक्त हैं, उनके दर्शन भी करके आए अभी आप, प्रेमानंद महाराज जी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, प्रेमानंद महाराज जी का बिल्कुल। प्रेमानंद महाराज जी तो कृष्ण के अवतार है। उस पर तो उन पे तो एक ही राय है मेरी, वो कृष्ण के अवतार है। एक्चुअली कृष्ण बेसिकली कोई व्यक्ति नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में परंपरा, जैसे वशिष्ठ परंपरा है, जो भी गुरु है वो किसी से कुछ लेते नहीं है, सुना है। अरे ब्रह्मांड है उनके पास। अंबानी हमारे घर में आकर कहेगा मैगी खिला दो जिसके पास वो क्यों लेंगे किसी से? भगवान क्यों मांगेगा किसी से? भगवान तो देने वाला है ना, है? और हमारे यहाँ तो वैसे ही इतनी सारी आरतियां बनी हुई हैं, आंधन को आंख दे। ये मैंने जो शब्द कहे ना कि वो लेते नहीं किसी से, वो इसलिए मैंने कहे, माफी चाहता हूं आपको, मैंने रोका। एक तरफ उनको आप जबरदस्ती दो तो लेते नहीं हैं, और दूसरी तरफ बिना दिए दर्शन नहीं होते। आश्रम चलेगा कैसे? काहे जाके भीड़ भरा रहे हो वहां पे? 50 लोग सुबह सुबह पहुंच गए, चाय भी पियोगे, बैठोगे भी, वहां कहोगे बाबा जी प्रसाद दे दो। अरे आप ही तो उनका एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो। वो तो बेचारे मांग के खाने वाले आदमी। एक बार उनके शो में वो लोग आए थे जो उनको जो खाना वाना किसी जमाने में उनको खिलाते थे, तो बचाए बेचारे कि हम तो भैया मांग के खाने वाले आदमी। अब हम सब लोग पहुंच गए, विराट कोहली जी पहुंच गए। अब भैया इतना बड़ा क्रिकेटर पहुंचा है तो उसको चाय तो पिलानी पड़ेगी। तो जिसके पास माया नहीं है तो माया लेकर ही तो पिलाएगा। तो भीड़ ना पहुंचे तो बिना लिए दर्शन हो जाए। क्या जरूरत है दर्शन? मतलब आश्रमों में भीड़ जाना बंद कर दे, क्या जरूरत है? ये लोग चले आते हैं, इनके पास भी जाते तब भी कुछ नहीं लेते। प्रेमानंद बाबा कुछ नहीं लेते, नहीं लेंगे। एक बार मैंने देखा था उनका वीडियो। हाँ। एक साहब को कुछ दे, एक और महाराज हैं गुरुजी, अनिरुद्धाचार्य। वो ये कहते हैं कि गाय के गोबर में जो उसको अगर लेडी खा ले तो प्रेग्नेंट हो जाती है। गोबर? हाँ, ऐसा वो कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं गाय के गोबर में जो गेहूं निकलते उनको धो के, ऐसा कहा होगा। हाँ, ऐसा कहा हो सकता है, कहा हो। हाँ। तो उनकी वीडियोस बहुत आते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के। अनिरुद्धाचार्य जी धर्म को इतनी मस्ती के आवरण में बांध दिए हैं कि जिसको धार्मिक विषय बोरिंग लगते हैं वो भी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनते हैं।
वो भी। और अगर ऐसी हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे लोग जान जाते हैं किसको सुनना है। तो अनिरुद्धाचार्य जी को सुना, अब वो गोबर वाली बात अगर मुझे समझ में नहीं तो मैंने उसे डिलीट कर दिया। हंस यही तो करता है, पानी में से दूध में से, पानी और दूध का मिश्रण है, दूध पी जाता है वो। ठीक है, बाबा जी का कुछ, बाबा जी को एक बार शो में बुलाया गया था तो कुछ शायद नीम करौली बाबा के बारे में कह दिया था उन्होंने, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में, तो उसमें भी उनका पैसा। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अमेरिका की ग्रीन कार्ड पर मदर का नाम होता है, फादर का क्यों नहीं होता? अमेरिका ग्रीन कार्ड पे मैंने आज मुझे पहली बार पता चला ये बात। अनिरुद्धाचार्य जी क्या कहते हैं? क्या? कि मदर का तो पता होता है, वहाँ फादर का पता ही नहीं होता, इसलिए नाम नहीं होता। नहीं, बाबा जी बहक गए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई इतना परेशानी होती बाबा लोगों पे, मैं मानता हूँ बेचारे से इतना लोग, अब उनसे मैं उनकी समस्या समझता हूँ। कभी कभी लोग उनसे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, बाबा जी हमारा आदमी दारू पी रहा है। अब बाबा भाई जैसे आप हमसे क्वेश्चन पूछने आए तो यूपीएससी में पूछ लो, वही इसीलिए मैंने पूछा। ग्रीन कार्ड बेचारे इतना टेंशन में आ जाते होंगे तो उनको लगता है बोल दे भाई ले यार। भैया सर्वज्ञानी थोड़ी हैं, समझ है। तो ऐसा कुछ भी जब उनको पता है, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, तो सोचते हैं जैसे अभी लोग यहाँ बैठ के हंस रहे तो सोचते हैं इसी बहाने इस देश का जो आदमी डिप्रेस्ड है वो हंसेगा। चलिए अब फिल्मों पे बात कर लेते हैं। मिर्जापुर 3 में काहे नहीं रोल मिला आपको? नहीं, मेरी पुनीत कृष्णन जी से मुलाकात हुई और मैंने अपने इतने जीवन में उतना हम्बल आदमी नहीं देखा। अच्छा, जितना प्रचार मिर्जापुर 2 वाले अपने लेवल पे नहीं कर पाए, उतना वदोजा अकेले कर दिए। एक एक कैरेक्टर का एसेंसिनेशन, जैसे शोले फिल्म का एक एक कैरेक्टर, आपने लगता है देखी नहीं है फिल्म, उसको जिया एक एक कैरेक्टर को। आप मिर्जापुर 2 में से अपने आप में अंदर कौन सा कैरेक्टर करना पसंद करते हैं? अगर उस वक्त आपको चुना जाता तो फिर हम उससे पूछें, मिर्जापुर 2 के कौन से बनते हैं? हम तो यही कहते हैं कि देखो लाला हम ऐसे आदमी हैं कि हमको खुद नहीं पता होता हम कब क्या करेंगे। वही ताली हो जाए एक बार यार। मैं अपने बहुत सारे कोलीगों को देखता हूँ जो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। मेरा मानना यह है कि जो दिल में है उसको बोलो। तुम जोकर थोड़ी हो कि सबको खुश रखोगे। क्या आपसे हर आदमी खुश रहे जरूरी थोड़ी है। और अगर जिस दिन आपसे सारी दुनिया खुश हो गई तो एक बार आंख खोल के देख लेना, हो सकता है आप शमशान में पड़े हो, क्योंकि लोग सिर्फ मुर्दों से खुश होते हैं। कितनी बार देखी मिर्जापुर 2? देखी तो मैंने बस एक बार है, पर बड़ी मोहब्बत से देखी, शिद्दत से, बहुत शिद्दत से, कि तुम फिर यार वही लीपा पोती कर रहे हो। आए थे AK-47 लेके शुक्ला, पीछे से ज्वाइन करवा रहे तो माँ बहन की गाली भी दिए, ठोक दिए। अब आपका प्रोटोकॉल देखते, हर जगह प्रोटोकॉल थोड़ी चलता है। कितनी वाजिब बात कर रहे, अखंडानंद तुरंत समझ जाता है। अच्छा, अखंडानंद का किरदार कैसा लगा आपको? बहुत शानदार लगा, बहुत शानदार उनका किरदार है, पर आदर्शात्मक है थोड़ा सा आदर्शात्मक है। जैसे गुड्डू भैया का जो किरदार है वो व्यवहारिक है, ठीक है। वो आदमी अपनी वो जो उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हारा पिस्तौल है, कहता हाँ है, कहता ये पंसारी जो है पंडिताइन करता रहता है। तो बबलू कहता है कि क्या है तुम उल्टी सीधी हरकत कर रहे हो? कहता पहले नहीं था तो नहीं करते थे, अब है तो करेंगे। उनके उस व्यक्ति के जो डायलॉग्स हैं कि देखो शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। अब मत छेड़ना। तो जैसे वो एंटर करता पंसारी की दुकान पे तो वो कहता और गुड्डू क्या हाल है? कहता हमारे तो ठीक है, तुम्हारा भी पता चलेंगे। और निकाल के पिस्टल उसके उसमें डाल देता है। तो अपना वही सिनेमा हॉल वाला आवाज जाग गया होगा जब फिल्म देखी होगी। जाग नहीं है, इस देश की आवश्यकता। अगर कृष्ण चक्र नहीं निकालेंगे तो शिशुपाल उसको गाली देगा ही देगा 99 तक। 100वीं गाली पे तो फिर अरे तो इतने बड़े बड़े पागल यहाँ है ही है, तो 99 को अगर शांत करना है तो चक्र भी। इसीलिए मैं भारत के युवाओं से कहता हूँ कृष्ण बनो, पढ़ो भी। अगर पढ़ोगे तो और अंदर से ताकतवर बनोगे तो तुम्हारे घर की महिलाएं, तुम्हारा घर, तुम्हारा समाज, तुम्हारा राष्ट्र सब सुरक्षित रहेगा। आज ही जितने लोग बदतमीजी सड़क पे करते हैं सिर्फ तुम्हारी कमजोरी की वजह से करते हैं, जो तुम ऐसे वीडियो बनाने लगते हो। अगर तुम नॉन स्टिक चलाना जानते हो, मार्शल आर्ट जानते हो, किसी गर्दन पकड़ के घुमा दियो फिर सीधे चलते चले गए, तुम्हारी कमजोरी जब समाज कमजोर होता है तब उस समाज के जो
गलत एलिमेंट्स होते हैं वो सर उठाने लगते हैं, जानते हैं कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। अब तो मोमबत्ती लेके चलते हैं। पता नहीं मोमबत्ती कहाँ से आई। हमारे देश में छत्रपति महाराज जी जैसे लोग और राणा प्रताप जैसे लोग जो तलवार लेके चलते थे, मोमबत्ती लिए गाना वाना गाए, कुछ गाना वाना भी ये लोग गाते हैं, वी विल नॉट बेयर, वी विल नॉट बेयर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अच्छा, मिर्जापुर 3 की स्क्रिप्ट से पहले आपकी मुलाकात हुई, आपसे चर्चा हुई कि क्या डाला जाना चाहिए और नहीं, कैसे बेहतर? बिल्कुल नहीं। मेरी मिर्जापुर 3 में कुछ रोल ऑफर हुआ आपको? नहीं, कोई रोल ऑफर नहीं हुआ था। बशर्ते हाँ मेरी पुनीत कृष्णन जी से मुलाकात हुई और एक अच्छी मुलाकात हुई और मैं बहुत। क्या कहा उन्होंने? नहीं, बोले सर अगली सीरीज में आपको रोल मिलेगा सर। मैंने कहा विलेन का देना। 4 में? जो 4 तो शायद वो ना बनाए, नहीं जो भी अभी उसमें एक ऑप्शन रह गया है, खंडन का पोता। भूल तो नहीं गए? भूल तो नहीं गए। तो मिर्जापुर 3 जो है देख ली सर? नहीं अभी नहीं देखी है। अच्छा, अभी वीडियो भी नहीं आ रहा, जिस दिन देख लेंगे उस दिन। हाँ, मुझे लगा कि मैं अक्सर जब किसी चीज की अप्रिसिएशन सुनता हूँ तो मुझे लगता है अच्छा होगा। अब देखिए। देखूंगा मैं। एक फिल्म आई द कश्मीर फाइल्स, उस पर विवाद हुआ। मैंने देखी नहीं। अच्छा, सही है क्या पंडितों के साथ कश्मीर में जो हुआ था? आप तो हिस्ट्री के टीचर पंडित एक तरफ तो कहते हैं परशुराम के वंशज हैं, हमने कितने को बार छत्री विहीन कर दिया। आप भी तो पंडित हैं। हाँ तो उठाओ, हमने तो उठा लिया, कल भी उठा लेंगे। हम रखे छोड़े थोड़ी हैं, रखे हैं। जब अशोक ने धम्म का प्रतिपालन किया, वहां का पंडित मजबूर था। मजबूर था। और मेरा मानना ऐसा है, जैसे मैंने अपने दोस्तों को देखा, कोलीगों को पढ़ाने के फील्ड में जब मैं आया तो मैं देखा पढ़ा लिखा लोग सोचते बहुत हैं। ऐसे नहीं मारेंगे, दिमाग लगा के मारेंगे। अबे दिमाग लगा के कैसे मारोगे, तुमको गाली दे रहा है? नहीं, दिमाग लगाएंगे। तो मैंने देखा जो बहुत पढ़ लिख लेते हैं वो बहुत प्रिकॉशियस हो जाते हैं, वो भय खाने लगते हैं। केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अब होना है तो हो ही जाएगा। तो जिनको अंदर लड़ने की क्षमता खो जाती है उनको दुख झेलना पड़ता है। और कश्मीरी पंडितों ने तो बहुत दुख झेला है, बहुत दुख झेला है। मेरे बड़े सारे मित्र, हमारा जो पार्टनर है मल्हार भट्ट, इनकी वाइफ कश्मीरी है। उनको रातों रात मकान खाली करना पड़ गया था और उनके पड़ोसी ने खाली करवाया था। मतलब दूसरे का दूसरा दूर जगह जाने का उदाहरण देना ही नहीं है। उनके पड़ोसी ने कहा था कि पंडित जी सुबह तक खाली कर दो वरना मार दिए जाओगे, मैं नहीं जानता, कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं। और इनके जो ससुर थे, ताऊ चचिया ससुर बड़े वाले, उनको मार दिया गया था रातों रात। बेचारे कश्मीरी पंडित भागे थे। तो उसकी विभीषिका पर ही पूरी फिल्म थी, तो इसका विरोध देश में हुआ। मेरा सवाल यह है, क्यों देश में विरोध क्यों हुआ? कुछ लोगों ने आवाज उठाई कि गलत है, सही नहीं है। उसका नुकसान नहीं, मैं उस फिल्म की मैंने देखा नहीं तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसका नुकसान कश्मीरियों को बहुत हुआ जी। ये जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उसका नुकसान टोटल कश्मीरियों को, सबको हुआ। एक और फिल्म आ रही है अभी 6 तारीख को, इमरजेंसी। अच्छा, कंगना रनौत जी की? हाँ, कंगना रनौत जी की इंदिरा गांधी बनी है। इंदिरा गांधी अदाकारा है वो। हाँ, तो उसी का इनाम मिला है उनको। आप कुछ कहते हैं इस बारे में, क्या कहते हैं आप कंगना जी के बारे में? कंगना जी एक योद्धा टाइप की महिला है। जब मैं उनकी जीवन के बारे में सुना, और वो एक अच्छी कला अदाकारा तो खैर नहीं है, लेकिन योद्धा हैं। जिस तरह से उनका जीवन, जब जैसा वो बताती हैं कि इतने डार्कनेस में उनका जीवन चला गया, लड़ाई लड़ी, और महिला वो भी बॉलीवुड में, वो भी विदाउट बैकिंग। मेरे लिए ये माने नहीं रखता कि कौन क्या है। मैं जब किसी व्यक्ति को देखता हूं और मैं उसका बैकग्राउंड और उसकी उपलब्धि, जैसे यशस्वी जायसवाल क्रिकेटर है, रिंकू सिंह क्रिकेटर है, इन लोग को मैं बहुत लाइक करता हूँ। ये बेचारे इतने साधारण परिवार से आकर इतना जज्बा बनाए रखे, कितनी बड़ी बात है। अर्जुन तेंदुलकर को किस चीज की कमी थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, ये सब। यशस्वी जायसवाल को मैंने सुना, मुझे पता नहीं सच कितना सच है कितना गलत है, लेकिन मैंने सुना कि वो व्यक्ति जब बंबई गया तो पानी पूरी का वो लगाता था, ठेला लगाता था, ऐसा मैंने सुना। हाँ, सच्चाई है, सच्चाई है। तो कितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रहा होगा, पिच पर पानी डालते थे, कितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रहा होगा। यही तो मैं यूपीएससी की तैयारी करने वालों से कहता हूं कि आज अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, आपको पता है कि आपके माँ बाप लगातार फंड नहीं कर सकते, तो कोई एक स्किल तुम भी सीख लो। स्किल सीखने में क्या बुराई है। ये जो आज कैमरामैन है, ये जितने भी कैमरामैन है, इनकी कम सैलरी है। आज के डेट में एक व्यवसाय है कैमरामैन, इनकी कितनी आवश्यकता है देश में, कितनी शॉर्टेज है। तो स्किल सीखने में बुराई क्या है।
इमरजेंसी फिल्म आ रही है, इमरजेंसी का कुछ ऐसे ऐतिहासिक पल, ये इमरजेंसी वास्तविकता में क्यों लगाई गई थी, क्या रीजन था? जयप्रकाश नारायण जी ने मूवमेंट चलाया था, छोटा वो उनका एक मूवमेंट था इंदिरा गांधी के खिलाफ। कुछ उनके व्यक्तिगत मुद्दे भी थे, कुछ वो इंदिरा गांधी से नाराज भी थे, कुछ महात्मा गांधी से भी वो नाराज थे। उनकी वाइफ आश्रम चली गई थी, फिर वहां से आई नहीं, तो उस मुद्दे भी बेचारे नाराज थे। और इंदिरा गांधी ने थोड़ा सा उनके ऊपर कमेंट भी कर दिया था कि समाजवादी होकर आप जो है बिरला के उस पर आप रहते हैं, जीते हैं। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी एक अच्छे सोशलिस्ट लीडर थे। तो जब ये सब बैंकों का नेशनलाइजेशन वगैरह शुरू हुआ और सारी चीजें शुरू हुई, तो उन्हें लगा यार कहीं ना कुछ तो इंदिरा गांधी कुछ अपने मोड में कुछ और ही करने की सोच रही है। तो उन्होंने इनके खिलाफ मूवमेंट डाल दिया। और इंदिरा गांधी जी उस वक्त गुजरात और बिहार 2 सेंटर बने थे इन घटनाओं के। तो स्टूडेंट लोगों को इतने भयंकर पैमाने पर मोबिलाइज कर दिया था कि इंदिरा गांधी को ऐसा एहसास हो गया था कि हो सकता है कि मेरी सरकार चली जाए। और जो बांग्लादेश में हुआ है अभी, एग्जैक्टली वो उस वक्त हो सकता था, इसलिए इमरजेंसी लाया। फिर तो पॉजिटिव किया। मतलब ये अवध हो क्या सोचते हैं डेमोक्रेसी के हिसाब से? क्या डेमोक्रेसी के हिसाब से पॉजिटिव नहीं है। हाँ, डेमोक्रेसी के हिसाब से जब भी आपको लगता है कि खतरा बढ़ रहा है, आपको जनता के सामने जाना है, राजा के सामने। राजा डिसाइड करेगा कि आप दोबारा राजा बनोगे कि नहीं। आप नहीं डिसाइड करोगे, नहीं तो मोनार्की नहीं हो जाएगी। अभी देश में अगर आंदोलन होने लगे, चारों तरफ सड़कों पे 1-1 लाख लोग उतर आए, तो फिर सिलेक्शन कराना पड़ेगा। इमरजेंसी लगाने की क्या जरूरत है? इमरजेंसी अगर आप लगा रहे हैं, इसका मतलब संविधान की मूल भावना को आप आहत कर रहे हैं। तो वो की, ऐसा मैं सोचता हूं। जी, खेल पे बात कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक के मुकाबले पेरिस ओलंपिक में उतना अच्छा भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन नहीं रहा। इस बार देश की गोल्डन बॉय जो नीरज चोपड़ा, वो गोल्ड नहीं ला पाए, पाकिस्तान ले गया। जब तक इस देश में खेल को पार्ट टाइम जॉब माना जाएगा, हमारे यहां किसका घर है जिसके मां बाप बचपन से कहते थे खेल में अपना कैरियर बनाओ? शायद ही कोई हो, शायद। अब थोड़ी सी जागरूकता लोगों में आ रही है। हरियाणा राज्य का, देश का एक ऐसा राज्य है जहां लोग वाकई में फैमिली चाहती कि उनके बच्चे पहलवान बने, शूटर बने। वो राज्य है जहां लोग चाहते हैं। तो जिस देश में लोगों का सोशलाइजेशन ऐसा होता है कि भैया खेलने मत जाना, कहावत बनी है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, वहां कैसे मेडल आएगा? जब एक बचपन से माइंडसेट बना दिया गया कि खेलोगे तो मिट जाओगे, पहली बात। दूसरी बात सरकार की उदासीनता कि ये लई में नहीं करेंगे, ये लाएंगे नहीं। और तीसरी बात नेपोटिज्म कि भाई फलाने के रिश्तेदार है, उनके रिश्तेदार है, उनके भाई हैं, उनके चाचा हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा सा। सर, एक अमेरिकी स्विमर है, मैं उसका नाम ले रहा हूँ, उसका नाम है माइकल फेल्प्स। 28 ओलंपिक जीते। अब उन्होंने एक पोस्ट किया, ना कोई रोड शो, ना कोई विजय जुलूस, ना कोई ब्रांड एंडोर्स, ना किस तरीके की सब्सिडी, ना गवर्नमेंट कोई जॉब, पूरा फोकस सिर्फ खेल पर। देश में गोल्ड मेडल जीतने वालों के लिए तो मतलब रोड शो ये हो जाता है। वो क्या कहीं ना कहीं उनको खेल से हटाकर, एक्चुअली जिस देश में जिस चीज, हमारे देश ऐसा नहीं कि खिलाड़ियों के साथ रोड शो होता, आईएएस टॉपरों का नहीं होता है। यहां तो आप किसी भी फील्ड में अगर अव्वल हो गए हैं, हमारे देश में एक रोग है दिखाने का, और वो सबको है, और वो बचपन से होता है। जैसे ही नर्सरी का बच्चा लाइट वाला जूता पाया, वैसे वो नंगे सिर्फ जूता पहन के सोसाइटी में निकल जाता। जिस देश की ये साइकोलॉजी है बचपन में कि नंगे लाइट वाला जूता पहन के घूम रहे कि सोसाइटी देख ले लाइट वाला जूता पहने, वो ओलंपिक का गोल्ड लेके नहीं घूमेंगे। बिल्कुल घूमेंगे, मतलब घूमना ही है। सर, विनेश फोगाट 100 ग्राम वजन ज्यादा था और वो सिल्वर से भी चूकी, और ये भी कहा जा रहा है कि वो उसको गोल्ड में भी हरा सकती थी, फाइनल में भी हरा ही देती वो। तो आप क्या कहते हैं विनेश फोगाट की? क्योंकि देश में एक ये बात निकल कर है कि उनके साथ साजिश हुई है, ऐसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला। अब जो भी हुआ हो, पर मैं उनको इस मंच से कहना चाहता हूं कि आप अपने संन्यास पे पुनः विचार करें। आप बहुत ही योग्य महिला और लड़ाकू महिला हैं, आप दोबारा ट्राई करें। अभी बहुत जल्द मैं उनका साक्षात्कार करने जा रहा हूँ
तो आपका ये संदेश उन तक पहुंचा बिल्कुल। दूंगा। और आप क्या संदेश उन्हें देना चाहते बस मैं उनसे कहूंगा कि वो एक, मैंने देखा जुझारू टाइप की महिला है, लड़ने वाली, चेहरे से ही लगता है कि जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो मैं विनेश फोगाट जी को इस मंच से कहूंगा कि आप बहुत जुझारू महिला हैं, आप संन्यास की, मैं आपसे कह रहा हूं कुछ नहीं होता, आप एक बार और ट्राई करें और अगली बार मुझे लगता है आप बहुत गोल्ड लेकर आएंगे। तो उनके साथ कोई गलत नहीं हुआ है कहीं ना कहीं, जैसे साजिश वाली बात कही वो जा रही कहती है थी। साजिश हुआ है। नहीं, वो नहीं कहती। हाँ, फिर देश तो में आवाज जो उठाई। जिसके साथ हुआ अगर वो नहीं कहता तो जनता तो बहुत कुछ कहती रहती है। जनता का क्या है, जनता कहती है कि चांद पे एक बुढ़िया बैठी है, वो चक्की चला रही है, और इतने सारे लोग गए बुढ़िया ढूंढते रहे, कहीं कोई बुढ़िया मिली ही नहीं। तो ये थे हमारे साथ देश के जाने माने शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर, सैकड़ों छात्रों के मेंटर अवध ओझा। अपनी बेबाक बातों के लिए पूरे देश भर में जाना जाते हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, खेल का हो, युवाओं का हो, राजनीति का हो, धर्म का हो, कोई भी मुद्दा हो, अगर आप बेबाक राय जानना चाहते हैं और एक बहुत सिंपल सी साधारण भाषा में समझना चाहते हैं तो आप अवध ओझा को सुनिए। हमने भी आज अपने न्यूज़ इंडिया पर यही खास कार्यक्रम आप लोगों को दिखाया। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।